आप मैग्नेट बन जाएंगे, लोग खुद चल करके आपके पास जाएंगे। मैं अगर आप अगले बिना इन्वेस्टमेंट के रियल एस्टेट में एंट्री पॉसिबल है? मैं कह रहा हूँ यदि सिर्फ 3 भी बेचे तो आप 5-6 लाख पे बैठे रहेंगे मिनिमम। अगर कोई भी ब्रोकर या कोई भी इंसान मेरी तरह अगर वो चाहता है कि मैं प्रॉपर्टीज़ बेच के रियल एस्टेट में जाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाऊँ, तो 90 दिन का ऐसा रोड मैप दे दो जो जीरो से कोई भी स्टार्ट कर सके। आपको अपने एरिया के कम से कम 50 से 100 प्रॉपर्टी देखना है। अगले 2 महीने में यदि आपने 60 साइट विजिट करा दिया और अच्छा बेच लिए तो आप 20-25 लाख पे बैठे रहेंगे। जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट डीलर्स हैं, वो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जो बिगनर्स यूज़ कर सकते हैं? तो अगले 90 दिन आपकी पूरी कैरियर लिख सकता है। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। इंडिया में 90% रियल एस्टेट ब्रोकर्स पैसा नहीं कमा पा रहे, लेकिन 10% ब्रोकर्स ऐसे हैं जो करोड़ों की डील्स क्रैक कर रहे हैं। और अगर हम बायर्स की बात करें तो 90% बायर्स सिर्फ और सिर्फ ईएमआई ट्रैप में फंस रहे हैं घर खरीदने के चक्कर में, और 10% बायर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में और उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि डिफरेंस स्किल्स का है या सिस्टम का। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस टॉपिक के मास्टर हैं। उनका नाम है आचार्य अमरेश झा। ये एक रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं, कोच भी हैं, और रियल एस्टेट में पैसा कैसे बनाया जाता है इनसे बेटर कोई भी नहीं सिखा सकता आपको। तो इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखना ताकि आप ये जान सको कि रियल एस्टेट में कितना पैसा बनाया जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच अमरेश जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। तो सर, आज के पॉडकास्ट में जो भी हमें देख रहा है वो करोड़पति बन जाएगा ना इस पॉडकास्ट को देखने के बाद? जरूर, जो मैं बता रहा हूँ उसको अप्लाई करेंगे तो मैं बना, मेरे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग बने तो क्यों नहीं दर्शक हमारे बनेंगे। तो सर सीधा सवाल है, हाँ, क्या सच में प्रॉपर्टी में पैसा है या सिर्फ एक इल्यूजन बना रखा कि हाँ भाई पैसा है इसमें, प्रॉपर्टी में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो? ये सच में होता भी है? 2-3 उदाहरण मैं देता हूँ, उससे मैं नहीं, दर्शक खुद जो है ना आपके समझ जाएंगे पैसा है कि नहीं। पहला चीज़ तो आप देश में किसी भी शहर में क्यों नहीं रह रहे हैं, ठीक है, आप अपने शहर में 10 साल या 20 साल पहले जाइए, वहाँ पता करिए प्रॉपर्टी का क्या कीमत था। आप छोटे हो तो अपने पिताजी से पूछ लो, उनको पता होगा, आजू बाजू पता कर लो, तो शायद वहाँ जब उस समय हज़ारों की कुछ ज़मीन थी, आज करोड़ों रुपए की है, ठीक है, लाखों के थी तो करोड़ों करोड़ रुपए बढ़ा है। तो पहला चीज़, जिन्होंने उस समय प्रॉपर्टी लिया वो करोड़पति बन गए, जैसा कि आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, यदि आप किसी को जानते हैं आपके शहर में जो प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रोकर है चाहे डेवलपर है, तो पिछले 5-10 साल 20 साल का इतिहास आप देख लीजिए। 25 से 30 वर्षों में हमारे देश में DLF ऐसी कंपनी आज लाखों करोड़ की कंपनी है, प्रेस्टीज ऐसी कंपनी लाखों करोड़ की कंपनी है। तो करोड़ क्या, करोड़ तो कोई एक ब्रोकर भी होता है वो भी बना लेता है आज के डेट में, क्योंकि हमारे देश में आज करोड़ से नीचे तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। बिल्कुल। तो बस आपको डिसाइड करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है किस काम में रियल एस्टेट में जाना है। अच्छा, ठीक है, मैं बायर बनूंगा, इन्वेस्टर बनूंगा, मैं डेवलपर बनूंगा, किस दरवाजे से, मेरे लिए कौन सा दरवाजा होगा, किस रास्ते से मैं इंटर करूंगा। तो यदि पूरा देश बन रहा है, पूरा संसार बन रहा है, और वरुण जी मैं आपको कहना चाहूँगा भारत ही नहीं दुनिया के अंदर 90% जो मल्टी मिलियनियर बनते हैं वो रियल एस्टेट के थ्रू बनते हैं। सर लेकिन देखते हैं हम जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स होते हैं वो 20-30 हज़ार रुपये टक जाते हैं, वो तो करोड़ रुपए कमा नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या प्रो टिप देंगे आप कि कैसे वो करोड़ रुपए तक पहुँचे महीने के? देखिए क्या है, जो रियल एस्टेट ब्रोकिंग करते हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ करोड़ों बनाने के लिए ना करोड़ों का माइंडसेट आपको लाना पड़ता है। आप किसी एक गली में बैठे हैं, छोटी सी एक दुकान खोल लिए, प्रॉपर्टी डीलर लिख दिए और स्कूटर में दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मैं एक प्रॉपर्टी डीलर से, बुरा नहीं माने जो लोग सुन रहे हैं, पर ऐसा होता है कई बार, मैंने कहा कि मुझे एक प्रॉपर्टी दिखाओ, तो उसने कहा कि पहले 1,000 रुपये मुझे जमा आप करो।
फिर मैं जितना आपको दिखाऊंगा मेरे स्कूटर में उसका तेल का भी पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, तो इस सोच के साथ आप जरा सोचिए, यानी हम 1000 रुपये 500 रुपये के तेल के पीछे पड़े हैं, हम करोड़ों कैसे बना सकते हैं? ठीक है, यदि हम एज ए डीलर भी, एज ए ब्रोकर भी प्रॉपर्टी में करोड़ों बनाना चाहते हैं तो आपको वो माइंडसेट लेके आना होगा। उस गली के माइंडसेट से नहीं, मैं तो अपनी गली में सौदा करूंगा क्योंकि मुझे काम कम करना पड़ेगा। देखिए, करोड़ों कमाने की बात तो कर रहे, 1 करोड़ साल का कमाने का मतलब होता है 8 लाख रुपए महीना कमाना। और 8 लाख रुपए का नौकरी किसको मिलता है? बिल्कुल। कौन सी कंपनी में सीईओ बनना पड़ेगा, कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, बिजनेस करेंगे तो कितना करोड़ इन्वेस्ट करना होगा। तो करोड़ों बन सकता है, लेकिन पहले उसकी तैयारी भी आपको करोड़ों के हिसाब से करना होगा। आपको खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को बदलना पड़ेगा, अपने स्किल को बदलना पड़ेगा और बड़ा सोचना पड़ेगा और प्रॉपर्टी डीलर से कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, जिससे कि डीलर तो आपके गली में 10 बोर्ड लगा के बैठे होंगे, ठीक है, डीलर बने रहते हैं। तो आप सेल पे आ जाओ। क्योंकि आज प्रॉपर्टी देखिए 50 लाख 1 करोड़ से कहीं भी कोई प्रॉपर्टी कम नहीं है। आज हमारे कोई भी घर खरीदना हो, कोई फ्लैट खरीदना हो, और 1 करोड़ रुपए के भी आप कोई एक प्रॉपर्टी बेचते हैं, बड़े आराम से 1 से 2% ब्रोकरेज तो है ही, तो 2% 2 लाख रुपए है। और 8 लाख मुझे कमाना है तो मुझे क्या करना होगा? 4 प्रॉपर्टी बेचना है। और 1 करोड़ एक में भी कमा सकते हैं। यदि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो तो 10 करोड़ की भी तो कोठी बिकती है ना। हमारे देश में तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक रही है, 1% भी मिलेगा तो 1 करोड़ रुपए। तो चलो हम एक छोटा टिकट साइज का भी हम प्रॉपर्टी बेचते हैं जिसको हम 1 करोड़ बोलते हैं। तो 1 करोड़ में यदि मैं एक में 2 लाख कमाता हूँ तो मुझे 2 लाख कमाता हूँ और मुझे 10 लाख कमाना है, या 8 लाख, इस साल का 1 करोड़ आपने पूछा ना, 8 लाख रुपए कमाना है एक महीने में, तो मुझे 4 या 5 बेचना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी तक मैं काम अकेला कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं पुराने ढर्रे पे काम कर रहा हूँ, तो क्या करना होगा? हो सकता है आपको टीम बनाना चाहिए। मैं जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने टीम बनाया, इसलिए मैं करोड़ों, मैंने जब बेचा भी लोगों का 2012 के बाद में बेचना शुरू किया, टीम के साथ बनाना शुरू किया। क्योंकि इस हर इंसान के पास, मुझे भी, आपको भी, और किसी भी इंसान के पास 24 घंटा ही है। तो आप टीम रहेगा तो मैं हमेशा कहता हूँ आप जो काम दूसरे से ले सकते हैं, जैसे कि साइट कोई और विजिट करा सकता है, अपॉइंटमेंट फ़ोन करके कोई और कॉलर बुक कर सकता है, ये सब काम आप डेलीगेट करो ना। आप डील फाइनल करने का, कस्टमर मीटिंग का, प्रेजेंटेशन का, ये सब काम अपने हाथ में लो। तो टीम बनाना पड़ेगा, साथ में ऐसे लोग अपने साथ जोड़ने होंगे। तीसरा चीज़, नए जमाने के तरह मार्केटिंग करना। ये नहीं कि मैं इसी गली में बैठा हूँ, इसी गली का प्रॉपर्टी बेचूंगा। हो सकता है पूरे शहर को सोचना होगा, शहर से बाहर सोचना होगा। और लीड का क्या आपके पास ऑप्शन है? वही कि प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड, सेल परचेज आपने लिखा हुआ है पुराने ढंग से, और कोई दिन भर में 1-2 पूछने आ गया? नहीं, आपको कस्टमर के घर जाना होगा। डिजिटल एरा है, ठीक है, डिजिटल युग में आप प्रवेश कर चुके हैं। आज एआई का युग आ रहा है, तो क्या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए? ज़्यादा कमाना चाह तो रहे हैं, पर कुछ ज़्यादा करना भी होगा। सर कैसे करा जाए? जैसे अगर कोई भी, मैं नॉर्मल ब्रोकर की बात करता हूँ, तो नॉर्मल ब्रोकर के पास अपने लोकल एरिया के नेटवर्क रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज रहती है आसपास के, जो उनके आसपास कनेक्टेड है। अगर उसको बड़े टिकट साइज की प्रॉपर्टीज बेचनी है तो बड़े टिकट साइज की प्रॉपर्टीज से लिंक कैसे करें, कनेक्ट कैसे करें उन लोगों से? बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहला जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट हमें चाहिए। प्रोडक्ट चाहिए, तो उससे भी पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में ना वो ज़माना चला गया है, अच्छा कुछ भी चाहिए मैं दिलाऊंगा, नहीं। आप स्पेशलाइज हो जाओ। अच्छा मुझे ज़मीन बेचता हूँ, ज़मीन ही बेचूंगा, मैं फ्लैट बेचूंगा, फ्लैट ही बेचूंगा, कमर्शियल बेचूंगा, कमर्शियल बेचूंगा। किसी एक लोकेशन को आप टारगेट कर लो, उस लोकेशन में मास्टरी कर लो, और उस लोकेशन में जितनी प्रॉपर्टी बिक रही, या तो इंडिविजुअल कोई कस्टमर बेच रहा है तो वो आप साधन इकट्ठा करो, या
कोई डेवलपर बेच रहा है, हर डेवलपर और बिल्डर यदि कोई प्रॉपर्टी बना रहा है या बेच रहा है तो उसको चाहिए, वो हर कोई चाहता है मैं फास्ट बेचूं। तो ऐसा कोई बिल्डर नहीं होता है कि मना कर, 100 में शायद कोई एक होगा कहेगा नहीं जी मेरे पास अपना सेल्स का सिस्टम है, मैं किसी कमीशन एजेंट पे नहीं देता हूँ। मैं भी बिल्डिंग बनाता हूँ, मुझे कोई आकर के कहेगा सर आपका मैं बेचना चाहता हूँ, तो हम खुशी खुशी देंगे बेचने के लिए। तो आपके एरिया में, जिस एरिया में टारगेटेड एरिया में आप काम करते हैं, उसमें आपको ये, आप ये मत सोचो मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ लोग चल के आएंगे जी मेरा बिकवा दो, नहीं। आप जाओ, आप सर्वे करो, आप पहले अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाओ। जब आपके पास इन्वेंट्री हो गया, माल ही आपके पास एक है तो आप 10 कैसे बेचेंगे? यदि आपको 10 महीने में बेचना है तो 100 माल होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो इन्वेंट्री को बड़ा करिए, पहला चीज़। दूसरा, मार्केटिंग सिस्टम को स्ट्रांग करिए कि कैसे आप राइट कस्टमर तक पहुंचेंगे। आप वही पुराने ढरे से बैठे हैं कि लोग मेरे पास आएगा तो मैं दिखाऊंगा, तो नहीं चलेगा। तो इन्वेंट्री पहले आप ज़्यादा इकट्ठा करिए और उसके बाद जो है आप मार्केटिंग सिस्टम को स्ट्रांग करिए। जैसे कि मैंने कहा आज के डेट में सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाने का कोई यूट्यूब पैसा नहीं लेता है। आप भी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे डालेंगे। 2 साल पहले मैं दुबई एक इवेंट में गया था, वहाँ एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं गैरी वेंचक, आपने नाम सुना होगा, और उसने कहा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन लोग कंटेंट फिर भी नहीं डालते, फिर भी वीडियो नहीं बनाते। तो आप सोच रहे हैं वही दिखाएंगे, आप घर बैठे आएगा तो दिखाएंगे, नहीं। अब लोगों को टाइम नहीं है, आप उसकी अच्छा वीडियो बनाओ। खुद से उतना अच्छा नहीं बनाना आ रहा है, 5,000 दो किसी फोटोग्राफर को, कैमरामैन को ले जाओ साथ में, उसको बनाते हुए आप वीडियो बनाओ, उसको इंस्टाग्राम में पोस्ट करो, लोगों के व्हाट्सएप में पोस्ट करो। विजुअल जो होता है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आप टिप्स दो, जैसे मैं टिप्स दे रहा हूँ, आप YouTube पे जाओ, YouTube में बताओ, Instagram में बताओ, Facebook पे बताओ, अपने WhatsApp कम्युनिटी में बताओ, WhatsApp ग्रुप में बताओ, अपने शहर के Facebook ग्रुप ज्वाइन कर लो। एक एक ग्रुप में 1-1 लाख लोग होते हैं, 2-2 लाख लोग होते हैं। आप जिस शहर में रहते हो वहाँ एक्टिवेट कर लो इस सिस्टम को, तो आपके पास लीड आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी और चाहिए तो पेड एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दो। क्या गूगल में यदि कोई प्रॉपर्टी डीलर का नाम सर्च कर रहा है, आपके शहर में आपका नाम आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आपने काम नहीं किया। जस्ट डायल में कोई खोज रहा है, आपका नाम आ रहा है, इसका मतलब आपने काम नहीं किया। तो आप टॉप पे आना चाहिए। कब आएंगे? पहला चीज़ तो है ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? अभी आपने कहा मैंने आपका नाम डाला यूट्यूब में, ऊपर में आपका आ गया। नाम से भी नहीं, काम से आना चाहिए। आपके शहर में कोई ढूंढे प्रॉपर्टी डीलर इन दिल्ली, आपका नाम आना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर इन रोहतक, आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी ब्रोकर, कोई भी कीवर्ड में लोग खोज रहा है वो आपका आना चाहिए। ऑर्गेनिकली नहीं आ रहा तो इनऑर्गेनिकली। हाँ, अभी आपका ऑर्गेनिकली रिच नहीं है तो आप इनऑर्गेनिकली यानी थोड़े पैसे डालो। आप एक प्रॉपर्टी बेचे 1 लाख कमाए, 10%, 20%, 10-20 हज़ार रुपये फिर अगला कस्टमर लाने में खर्च करो ना। ऐड चला दो, गूगल पे पीसी कर लो। कहाँ से करेंगे भाई? सीख लो, हर चीज यूट्यूब पे है। और सर अगर सीखा नहीं जा रहा तो भाई ऐड कर लो। वही हम लोग काम करेंगे। यदि आपको नहीं है टाइम, आपको लगता है यार मैं टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हूं, तो ऐसे एजेंसी आप वही सर्च करो ना गूगल में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वहां पे भी कर रखा है। उसको पूछो भाई तुम ये कर सकते हो, उसको दो 5-10 हज़ार रुपये महीना। भाई वो बंदा आपके लिए लीड ला सकता है, कस्टमर ला सकता है। आप जहाँ लाखों बनाओगे, थोड़ा पैसा प्रचार। आज पेप्सी कोक ऐसी कंपनी जब प्रचार कर रहा है, कौन प्रचार नहीं कर रहा है जिसका इतना नाम है? आप खुद देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। क्यों मैं सोशल मीडिया बात, और भी मार्केटिंग के बहुत साधन हैं। ठीक है, मैंने एक कोर्स ही बनाया जिसमें 125 तरह से लीड जनरेशन के लिए मैं सिखाता हूँ। बहुत साधन है मैं, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ की बात कर रहा हूँ। रोज एक वीडियो बनाओ आज से। चलो आप बेचना चाहते हैं ना, रोज एक, और सिर्फ बेचने की बात मत करो, आप बनाओ कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या चीज़ देखना चाहिए, कैसे ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, कैसे नेगोशिएट करना चाहिए, कैसे पता करना चाहिए कि इस एरिया का क्या डिमांड होगा।
आप लोगों को एजुकेट करो ना, लोग आप मैग्नेट बन जाएंगे, लोग खुद चल करके आपके पास जाएंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात बोली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आप जब तक लोगों को दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। ये तो इतनी पुरानी कहावत है लेकिन फिर भी लोग समझ ही नहीं है। अच्छा सर, मेरे को एक चीज बताओ कि रियल एस्टेट में एक ब्रोकर कितना कमा सकता है, मिनिमम मैक्सिमम, दोनों चीज बताओ मेरे को। देखिए, मैंने देखा है कि ऐसा ब्रोकर है वो साल में एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेच पाता है। बिल्कुल ठीक है। और एक है कि महीने के 10 भी बेचता है, 50 भी बेचता है, 100 भी बेचता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या चीज़ चाहिए, हमने कहा कि सबसे पहले आप अपने आप को अपग्रेड करो, अपने नॉलेज को अपग्रेड करो। जैसे कि अभी ये पॉडकास्ट कोई देख रहे हैं, ये सीखना, ये लर्निंग पे आप काम कर रहे हैं, आप कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं। दूसरा, अच्छी किताब पढ़ो, अच्छी, जहाँ पे आपको नॉलेज बढ़े। जैसे ब्रोकिंग क्या है, बेचने की कला आनी चाहिए, तो सेल्स पे जो अच्छी किताब है वह आप पढ़ो। तीसरा, कोई प्रोग्राम अटेंड करो। किनका प्रोग्राम अटेंड करो, जो जच जाए। ऐसे आप बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में देख रहे हैं, लगे कि हाँ ये आदमी मेरे काम का है, इनको कुछ नॉलेज है, वरुण जी के पास कुछ नॉलेज है और वरुण जी मुझे सिखा सकते हैं। तो लर्निंग करना बेहद ज़रूरी है। वरुण जी, मैंने जब स्टार्ट किया था 2012 में, मेरा पुराना बिजनेस लॉस हो गया। तब मैं इंस्टीट्यूट चलाया करता था कंप्यूटर का, और रोड पे आ गया, पैसे ख़त्म हो गए। लेकिन उससे पहले मैं 2001-2 से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था। तब जब मेरा बिजनेस चल रहा था तो किसी ने कहा प्रॉपर्टी खरीदो, तो मैं प्रॉपर्टी खरीदना शुरू किया। तो मैंने देखा वो कई गुना बढ़ा। तो मुझे लग गया कि यार रियल एस्टेट में मुझे काम करना, क्योंकि अभी मैं कुछ किया नहीं तो पैसे बढ़े, तो मुझे ये काम करना। अभी कुछ किया नहीं तो पैसे बढ़े, बढ़े। अगर करूंगा तो कितने पैसे बढ़ जाएंगे। क्योंकि लेकिन तब तक मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा कि मैं इसको बेचूं। और सबसे पहला चीज, मैं फिर से लर्निंग, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें भरोसा चाहिए कि मैं कर सकता हूं। तो हमने सीखने पे काम किया। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं अपने सीखने पे काम करो। तो जब मैंने सीखना शुरू किया और साथ में मार्केट करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, बिल्डर से मिलना शुरू किया, प्रोजेक्ट को समझना शुरू किया, बेचना शुरू किया, तो मुझे 1 आध साल लगा सेट होने में। तब मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली से रांची पहुंचा और पहले 2 साल के अंदर 700 फ्लैट बेचे। अच्छा, मतलब आपने सिंगल हैंडेडली बेचे? नहीं, विथ टीम। मैंने कहा कि भाई आपको ज़्यादा करना है तो आप टीम बनाओ। आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो पहला 2 साल में हम बेचे, पर पार्ट टाइम में मैं कर रहा था। ठीक है, उस समय मैं राजनीति में भी था, तो वो ट्रांजिट फेज था 12 से 14। 1-2 बिल्डर के साथ जुड़ करके पहले तो कुछ अपना ही प्रॉपर्टी किया, किसी के साथ इन्वेस्ट कर दिया, पार्टनरशिप कर दिया, एक तरह से ट्रायल हमारा चल रहा था। तो दिल्ली में, दिल्ली नोएडा आसपास के एरिया में। लेकिन मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं अब इसमें, इस व्यापार में फुल फ्लेज उतरने की ज़रूरत है। और मैं फुल फ्लेज जब उतरा, यहाँ से रांची मूव हुआ, वहाँ पे एक हमारे परिचित थे, वहाँ पे डेवलपर थे, करीब 2000 फ्लैट बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे अच्छा ऑफ़र दिया, तो मुझे शहर भी रांची पसंद आया, तो मैं रांची मूव हुआ। और वहाँ 2 साल के अंदर हमने टीम बनाया, उनको ट्रेन किया और उनके साथ मिल करके। तो आप सोचो संभावना कितना बड़ा है, कितना आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हाथों में है कि आप गोल सेट करो। सेल्स में मैं 95 में अपना पहला करियर भी सेल्स में शुरू किया था। तब मैंने पूछा किसी से कि भाई कोई काम बताओ, तो बोला कि सेल्स में कर लो। तो हमने कहा कि क्या करना होगा, बोला बेचना होगा। तो मैंने पूछा कि कितना पैसा कमा सकते हैं। तब भी उस बंदे ने मुझे कहा, जो मुझे इंस्पायर किया सेल्स में आने के लिए, कि ये आपके ऊपर है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं, कोई कितना कमा सकता है, वो करोड़ों भी कमा सकता है, वो अरबों भी कमा सकता है और जीरो पे भी रह सकता है। ठीक है, क्यों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी भी किसी फॉर्म में करने जाओगे बेचने के लिए, तो कोई हो सकता 25,000 दे, आपके एक्सपीरियंस कोई 50,000 दे या 1 लाख दे, यही देगा कोई, मान लो। और आप नहीं वहाँ परफॉर्म करोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद, तो आपको कहेगा जाओ आप अपना रास्ता देखो। तो बेचना ही होगा। और यदि आप बेचना सीख लिए तो आप कितना भी बेच सकते हैं, ये आप डिसाइड करिए। हाँ, कैसे डिसाइड करें? आज मैं 25,000 कमा रहा हूँ एक नौकरी में, ठीक है, और मैं रियल एस्टेट बेचना शुरू करूँ, तो यदि मैं 1 लाख कमाऊँगा,
4 गुना हो गया ना, या 2 लाख कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा, पहले नौकरी से तो डबल और ट्रिपल या 4 गुना हो गया ना। आप कहाँ पे हो वहां से सोचो। आप एक ब्रोकर हो, आप महीने में 50,000 कमा रहे हो, किसी गली में बैठ के आप सोचो कि मैं 2 लाख कैसे कमाऊंगा। ये आसान है। गोल सपने बड़ा रखो। लोग गलती यहाँ भी करते हैं, अच्छा मुझे तो रोल्स रॉयस चाहिए, सीधे मुझे मर्सिडीज चाहिए। भाई वो मर्सिडीज में जो बैठा हुआ, वो जो रोल्स रॉयस खरीदा है, कोई आप अरबों रुपए का बिजनेस बनाया है, उसने उसके पीछे का क्या संघर्ष किया, क्या मेहनत किया, क्या रिस्क लिया, क्या अभी उस पोजीशन में आप हैं। आप कहाँ पे हैं? हर आदमी की जर्नी अलग हो सकती है। जो बिल्कुल एक फ्रेशर है, आज तक कुछ सेल्स भी नहीं किया, बिल्कुल 25 साल का है, उसको 1 साल 2 साल सीखने में शायद लग जाए, समझने में लग जाए। कहीं काम करो, किसी ब्रोकर के पास काम करो, किसी एक्सपर्ट के साथ करो, किसी कंपनी में काम करो, आप सीखो। लेकिन यदि 1-2 साल में भी, जैसा आप 1 करोड़ की बात कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ 2 लाख भी, 5 लाख भी आप कमाते, कौन सा नौकरी में आप कमा पाओ? सही बात है। ठीक है, तो संभावना बहुत है, संभावना अनलिमिटेड है। संभावना है इस देश में DLF बनने का, अच्छा, हीरानंदानी बनने का। गोदरेज इतनी बड़ी कंपनी है ना, पहले तो हम बच्चे थे, ताला बेच रहा था, फ्रिज बेच रहा था, फर्नीचर बेच रहा था, रियल एस्टेट तो नहीं बेच रहा था ना। आज देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी। संभावना देखो ना, इतने बड़े लोग क्यों कर रहे हैं रियल एस्टेट? बिल्कुल, पैसा है तब तो कर रहे हैं। आपके ही शहर में देखो ना, संभावना बहुत है। आपका भरोसा होना चाहिए, आप अपने पे काम करो। और रियल एस्टेट क्योंकि बिग टिकट साइज है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। मान लो कोई इंश्योरेंस बेचता है, तो एक इंश्योरेंस में एवरेज प्रीमियम मान लीजिए 1 लाख रुपए का लेता है, कमीशन ज़्यादा है, 20% है मान लो इंश्योरेंस में, तो 20,000 आप कमाते हैं। लेकिन उसी कस्टमर को, जिसको आपने 1 लाख की पॉलिसी बेचा, आप 1 करोड़ की फ्लैट बेच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 1 करोड़ की फ्लैट बेचेंगे तो 2 लाख कमाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है। रियल एस्टेट में टिकट साइज बड़ा है। मैं एक मोबाइल बेचूंगा, ये 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल है, तो 1.5 लाख पे, ऐसे भी इतना कम मार्जिन पे ये सब प्रोडक्ट बिकता है, तो हो सकता है 5 या 10% कमाएंगे, तो 10,000 कमाएंगे, 15,000 कमाएंगे। लेकिन यदि मैं एक प्रॉपर्टी बेचूंगा, मान लो एक फार्म हाउस बेच दूंगा 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए की, क्या पहले दिन बेच दूंगा? ऐसे कस्टमर जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेगा, वो किस लेवल का होगा? उसको कैसे आप अप्रोच करोगे, उस तक कैसे पहुंचोगे? क्या ऐसा कम्युनिकेशन है आपके पास? ऐसा सेल्स स्किल है? ऐसा निगोशिएशन है? ऐसा क्लोजिंग करने आता है आपको? तो सर, कोई भी ब्रोकर अपने आप को इम्प्रूव कैसे करे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी सेल्स को इम्प्रूव कैसे करे, ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचे जो बड़े टिकट प्राइस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल। एक तो मैंने कहा इम्प्रूव करने के लिए आपको सीखना होगा। दूसरा, कैसे पहुंचे, इसके लिए बहुत सारा साधन। एक तो मैंने कहा मार्केटिंग करो, आप कोई नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। आपके शहर में BNI होगा, वहाँ पे एज ए ब्रोकर कैटेगरी में ज्वाइन कर लो। कोई रोटरी क्लब ज्वाइन कर लो, कोई लायंस क्लब कर लो। वहाँ कौन लोग है? गरीब लोग थोड़े लायंस क्लब का मेंबर है, रोटरी क्लब का मेंबर है। ऐसे क्लब में जब BNI का मेंबर है, हमारा जो प्रेक है वो कर लो, प्रोफेशनल रियल एस्टेट क्लब। उसमें नॉर्मल लोगों को एंटर होने देते हैं? हाँ, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ नॉर्मल लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कम्युनिटी को आप ढूंढो जहाँ पे पैसे वाले लोग जाते हैं। ऐसे क्लब, आपके शहर में कोई क्लब है, ऐसा जिम, आप हेल्थ कोच रहे हैं, गोल्ड क्लब का जिम ले लो। ठीक है, एनी टाइम फिट, जो भी, किसी का नाम मैं क्यों बोलूं, कोई भी आपके शहर का सबसे बढ़िया जो जिम है ना, वहाँ अच्छा उधर क्लाइंट मिलेगा। अरे भाई, वही तो दोस्ती होगा। देखो, लोग प्रॉपर्टी, नेटवर्किंग, बेसिकली नेटवर्किंग। लोग प्रॉपर्टी कब खरीदते, किससे खरीदते? मानो मेरे घर में 5 करोड़ रुपए है, मैं किससे लूंगा? एक अनजान आदमी आएगा प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और एक आएगा जानने वाला, वरुण, जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ जिम करता है, मेरे साथ किसी कम्युनिटी में है, मेरे साथ मैं स्पिरिचुअल धारा से हूँ, समर्थ गुरु धारा से। कोई मेरा बंदा समर्थ गुरु धारा का आएगा, उसको कोई शिष्य आएगा, तो मैं पहले किस पे ट्रस्ट करूंगा? जो नोन होगा, जो नोन होगा। तो यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर है। यहाँ ट्रस्ट फैक्टर हो, तो पहले लोगों को खरीदता, बाद में प्रॉपर्टी खरीदता है। बिल्कुल, क्योंकि 1-2 रुपए का चीज नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, तो आपकी विजिबिलिटी, जो बात कही, पहले विजिबिलिटी, देन क्रेडिबिलिटी, देन प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत बढ़िया बात। तो पहले आप विजिबल बनो, सोशल मीडिया का यूज करो मार्केटिंग के लिए, इंटरनेट का यूज करो आप,
दूसरा, आप कैसे विजिबल और हो सकते, कहाँ ऐसे लोग आपके शहर में बसते हैं, ऐसे प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में जाओ। हम जब इवेंट करते हैं रियल एस्टेट मास्टरी का, तो उस शहर में पूरे शहर के लोग आते हैं। तो जब लोग आते हैं, वहाँ कौन लोग हैं? लाइक माइंडेड पीपल है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो ऐसे इवेंट में आते हैं। कोई प्रॉपर्टी का शो हो रहा है, मान लो आपके शहर में कोई प्रॉपर्टी फेयर लगा हुआ है, वहाँ कौन लोग आ रहे हैं? वहाँ आप अपना काउंटर लगाओ। नहीं भी है तो आप जाओ तो विजिट करो, वहाँ स्पॉन्सरशिप करो, वहाँ स्टेज लो, ऑर्गेनाइजर से बात करो कि भाई मुझे आप दो 15 मिनट का टाइम, मैं अपना प्रोडक्ट पिच करूँगा। ऐसा कुछ करेंगे तो आप ऐसे राइट कस्टमर तक पहुँच पाएंगे। अच्छा सर, मेरे को बताइए, रेंटल, रीसेल या बिल्डर डील्स, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पैसा है कहाँ पे? और ऑब्वियस है, रेंटल में थोड़ा कम, रीसेल और बिल्डर डील में आप ज़्यादा कमा सकते हैं। मे भी कई बार रीसेल में भी आप ज़्यादा कमा लेते हैं यदि आप फ्लिपिंग करते हैं। रेंटल में क्या, कोई ज़्यादा 1 महीने का आपको फ्लिपिंग रेंट क्या होता है सर? जी मैं बात करता हूँ। रेंटल में क्या है, मान लो मैं कोई एक रेंट पे चढ़ाया 50,000 रुपये महीने की, तो 1 महीने का मिलेगा, 50,000 में कमाऊँगा। रीसेल क्या है कि एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की और मैंने बेचा उसको, तो 2% कमीशन मिला। कई बार रीसेल में जो बेचने वाला है वो 2% नहीं देता है, तो लोग क्या करते हैं, 1% बेचने वाले से और 1% खरीदने वाले से, तब भी 2% आपको एवरेज मिल जाता है। तो आपने 2 लाख कमा लिया। रेंट पे चढ़ाते 50,000, तो सेम प्रॉपर्टी आपने बेचा तो 2 लाख कमाया। बिल्डर्स में और ज़्यादा कम। हाँ, रीसेल में भी यदि आपने फ्लिपिंग करना सीखा, फ्लिपिंग आपने पूछा, फ्लिपिंग है कि मैंने खुद खरीद लिया। एक कोई मकान है, मैंने 1 करोड़ रुपए है, पहले तो मैं ढूंढा कि सस्ता कैसे मिल सकता है, कैसे मैं डिस्काउंट में ले सकता हूँ, कैसे मोटिवेटेड सेलर से ले सकता हूँ। मोटिवेटेड सेलर वो है जिसको बेचने की अर्जेंसी है, किसी को ज़रूरत है और वो जल्दी बेचना चाहता है, और मुझे विदेश जाना है, मेरे बच्चे सेटल हो गए, सस्ते में बेच दिए और फिर उसी को आपने फ्लिप कर दिया, महंगा बेच दिया। हाँ, और आपने से मान लो 1 करोड़ की 10-20% सस्ती लिया, आपने 20 लाख कम में लिया, 80 लाख रुपए का। और उसमें फ्लिपिंग में एक और ऑप्शन होता है कि आपने 3 महीने के लिए टाइम ले लिया, तो आपने 10 लाख रुपए दिया, मान लो 10% 8 लाख दिया, और उसमें 2-4 लाख रुपए खर्चा भी कर दिया। ठीक है, 10 लाख खर्चा भी कर दिया, उसको पूरी तरह से रिनोवेट कर दिए। ठीक है, तो आपने 8 लाख पहले दिया, मान लो 8 लाख रुपए और खर्चा किया, 16 लाख रुपए आपने खर्च किया। तो अब वो प्रॉपर्टी 80 की जगह 96 का पड़ा। एक्चुअली बाजार भाव कितना था, 1 करोड़, और बेचा आपने 1 करोड़ 20 लाख में, क्योंकि आपने जब उसमें वैल्यू ऐड ऑन किया तो अप्रिशिएट हो गई, उसकी प्राइस बढ़ गई। और ये काम यदि आपने 3 महीने में कर लिया, ठीक है, तो आपने कितना कमाया, लगा करके 16 लाख रुपए, 20 लाख कमाए, तो 100% ROI आया कि नहीं आया? तो फ्लिपिंग में लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं यदि रीसेल इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन आप इतना भी नहीं करना चाहते, सिर्फ दूसरे का प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, थोड़ा कम कमाएंगे। तीसरा आया बिल्डर्स फ्लोर। नॉर्मली बिल्डर 2% तो दे ही देता है, लेकिन यदि आप बेचने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप टैलेंटेड हो जाएंगे, उस बिल्डर का आधा माल आप ही बेचने लगेंगे या सारा माल बेचने लगेंगे, तो ये डील 10% पे भी जा सकता है। ठीक है, या आप आउटराइट्स ले लिए, पूरा का पूरा माल मैं बेचूंगा या 10 यूनिट में बेचूंगा। आपने एक फिक्स प्राइस कर लिया कि मैं 1 करोड़ रुपए की आपकी है, आप 90 लाख में हमें दे दिया, और आप 1-1 करोड़ में बेच रहे हैं, तो आप हर प्रॉपर्टी पे 10 लाख कमा सकते हैं। तो डिपेंड कर रहा है आप डील कैसे ले रहे हैं, डिपेंड कर रहा है आपको कॉन्फिडेंस कितना है, डिपेंड कर रहा है कि आप बिल्कुल जीरो से करना चाह रहे हैं या कुछ पैसा डाल के करना चाह रहे हैं। इस पे पैसा कमा सकते हैं। फिर भी बाद वाला दोनों ऑप्शन में ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं। तो सर, बिना इन्वेस्टमेंट के रियल एस्टेट में एंट्री पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे पास पैसे जब नहीं थे तो मैंने बेचना शुरू किया, और बेचने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप बेचना शुरू करो ना। कई लोग कहते हैं यार बेचना पता नहीं लोग क्या कहेगा, दलाल कहेगा, ये कहेगा। मुझे किसी ने नहीं बोला। देखो, सेल्स को लोग ना समझते हैं कि गलत चीज, गलत प्रोग्राम कई चीज़ों को ले, जैसे पैसों को लेके दिमाग में लोगों को निगेटिव आ गया ना। सेल्स से बढ़िया कोई नोबेल प्रोफेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल्स को मैं समझता हूँ हेल्प करना। बिल्कुल, आप सही प्रॉपर्टी नहीं देंगे, उसको तो खरीदना है, पैसा लेके बैठा, हो सकता है गलत आदमी कोई दे दे। हाँ, आप अच्छा काम करो, आप विन विन करो। गलती यही सेल्स में करते हैं ना, लोग सोचते हैं मेरा फायदा हो जाए, कस्टमर जाए। अनएथिकल सेल। हाँ, अनएथिकल, गलत प्रॉमिस करके, रॉन्ग प्रॉमिस करके।
आप यदि ईमानदारी से करेंगे तो, और याद रखिए, एक कस्टमर और 4 कस्टमर लेके आता है। प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है, यदि कोई नया सोसाइटी बन रहा है, कोई नई कॉलोनी बस रही है, कोई नया अपार्टमेंट बन रहा है, एक कस्टमर जिसको आप बेचते हैं ना, वो सोचता है मेरा भाई भी ले ले, मेरा दोस्त भी ले ले, मेरा रिश्तेदार भी ले ले। बिल्कुल। कल ही मेरे साथ हमारे एक फ्रेंड हैं जो कि इधर गुड़गांव में रहते हैं और जयपुर एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा कि हमने पहले एक फार्म हाउस लिया और अपने साथ मैंने 7-8 लोग अपने कुली को वहाँ दिला दिया। तो सोचो, जो बेचने वाला था उसको एक कस्टमर नहीं मिला, 8 कस्टमर मिला, और एक प्रॉपर्टी उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए का लिया, तो 16 करोड़ का व्यापार हुआ ना। अब आप कमीशन जोड़ो, क्या हो सकता है। तो ये आप इथिकल तरीके से, वैल्यू देने के हिसाब से, बेस्ट डील देने के हिसाब से, केयर करने के हिसाब से, ये नहीं जो बेचने के बाद अब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, कल को उनको बेचना पड़े तो आप फिर खड़े मिलो, ये भरोसा दो जो सर मैं हूं ना आपके साथ, फिर आप दिल जीतेंगे कस्टमर का। सर मुझे ना एक 90 डेज का रोड मैप दे दो कि अगर कोई भी ब्रोकर या कोई भी इंसान मेरी तरह अगर वो चाहता है कि मैं प्रॉपर्टीज बेच के रियल एस्टेट में जाकर लाखों करोड़ों रुपए कमाऊं, तो 90 दिन का ऐसा रोड मैप दे दो जो जीरो से कोई भी स्टार्ट कर सके। बहुत बढ़िया। पहला चीज मैं कहना चाहूंगा, आप जिस भी शहर है ना, पहला 1 सप्ताह फुल टाइम करना चाहेंगे तो फुल टाइम हिसाब बता रहा हूँ, पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम ही बता रहा हूँ। पहला 1 सप्ताह जो पार्ट टाइम में करेंगे, वो पहला महीना आप समझो, आपको अपने एरिया के कम से कम 50 से 100 प्रॉपर्टी देखना है। ये रोज आप करेंगे तो एक दिन में 10 देखेंगे तो शायद 7 दिन में 50-70 प्रॉपर्टी देखेंगे। घूमना है, जाके गाड़ी लो, कार है तो कार से, बाइक है तो बाइक से, पैदल तो नहीं घूम पाओगे। ये 2 चीज तो मैं उम्मीद करता हूँ, तो बाइक तो होगा आपके पास। बिल्कुल। आप विजिट करो, पहले देख लो जितनी प्रॉपर्टी है, जो खाली है, जो बिकने जो खाली है, बिकने वाली है, जो बिल्डिंग बन रही है, जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस एरिया में प्लॉट बिक रहे हैं, घूमो घूमो घूमो। मैंने पहली प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रांची में 300 प्रॉपर्टी देखा। अच्छा, पहले ज्ञान बढ़ाना है ना। आप जब तक मार्केट ही नहीं जाओगे, कस्टमर पूछेगा 10 सवाल, जब कस्टमर के पास आप जाओगे, तब पहला सप्ताह। और जो पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, जो मेरे पास सैटरडे संडे है, आप सैटरडे संडे को ये काम करो, तो 1 महीना उनको लगेगा। तो दोनों के लिए मैं बता दिया। तो आप प्रॉपर्टी पहले देखो, भले अभी कैसे बेचेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये सब भूल जाओ, देखो, ब्रोशर लो, नॉलेज लो, उनके सेल्समैन से बात करो, उन बेचने वाले से बात करो, उनका प्राइस क्या है, क्यों उनका प्रॉपर्टी बेहतर है। दूसरा स्टेज में जब आपने 50 प्रॉपर्टी देख लिया, 100 प्रॉपर्टी देख लिया, ठीक है, 50 से कम मत देखना। अब आप फाइंड करो कौन सा प्रॉपर्टी आपको देखते अच्छा लगा। यार मेरे पास पैसा होता तो मैं ये जगह ले लेता, ये जमीन ले लेता, ये मकान ले लेता, ये विला ले लेता, ये फार्म हाउस ले लेता। दूसरा, तो वो मान लो उसमें से 5 या 10 प्रॉपर्टी के लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। थर्ड, ये वीकली भी कर सकते हैं, बिल्कुल। 90 दिन करीब करीब 12 वीक हो रहा है, तो तीसरे वीक में, पहला सेकेंड वीक में आप क्या करो, लिस्ट डाउन करो, इस प्रॉपर्टी में काम। फर्स्ट वीक में हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी, करी, दूसरे वीक में हमने लिस्ट डाउन करा, लिस्ट डाउन के थर्ड वीक में इनके साथ बात करो कि मुझे आपका बेचना, ठीक है। और बेचने में कोई आपको भाव, क्यों, कई लोग कहते हैं मैं जाता हूँ, नए लोग जाते हैं, बिल्डर मुझे भाव नहीं देते हैं। तो आप बोलो ना, थोड़ा सा आपके पास अपना प्रोफाइल बनाओ। आपने कहीं सेल्स में काम किया है तो बोलो कि सर मैंने सेल्स में काम किया है। नहीं काम किया तो मेरे पास HNI कस्टमर है। मतलब जैसे नौकरी के लिए नौकरी मांगने जाते हैं, तो बनाते हो ना, सीवी बना के जाते हैं, बायोडाटा बना के जाते हैं, ऐसे अपनी पोर्टफोलियो बना के, पोर्टफोलियो बना। हमारे साथ जो हमारे क्लब में, प्रोफेशनल रियल एस्टेट क्लब में, मैं उनको कहता हूँ आप बोलो कि मैं प्रेक का मेंबर हूँ। आधे लोग तो जानते हैं, जो नहीं जानते क्या है भाई, हजारों लोग देश भर में हमारे कम्युनिटी में, झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरे पास पूरे देश में इन्वेस्टर है, मेरे साथ सैकड़ों एजेंट काम कर रहे हैं। आपका क्या क्रेडेंशियल है, वहाँ आप बताओ कि मेरा ये क्रेडेंशियल है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा क्लाइंट है, मेरे पास लोग हैं, मैं ऐसे बेच सकता हूँ, तब तो कोई आप में इंटरेस्ट लेगा। नहीं तो उनके पास तो रोज जा रहे हैं। तो जो आप में इंटरेस्ट ले, जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तीसरे वीक में आप मीटिंग कर लो, चौथे वीक में आप लिस्ट बनाना शुरू करो। आप मोबाइल निकालो। लोग कहते हैं सर कैसे मैं कस्टमर ढूंढूं। सबसे पहला कस्टमर तो आपके मोबाइल में बैठा हुआ है। मैं कहता हूं आपके मोबाइल में कितने नंबर है, एवरेज लोग कहता 1000 लोग है, 5000 लोग है, कई लोग तो 10,000 कहते हैं। जो भी 1000 में से क्या 10 या 20 वो नाम आप निकाल सकते हैं जिस नाम में, जिनके पास पैसा है और आपका रिश्ता अच्छा है।
ये पहला 2 चीज़ मैं कहता हूँ। हाई इनकम हाई रिलेशन। हाई इनकम का मतलब वो बंदा जो आप देख रहे हो उसके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, या अच्छी जॉब है, IAS ऑफिसर है, डॉक्टर है, जिनके पास पैसा है, कोई बड़ा बिजनेस है, लाखों रुपए कमा, आप जानते हैं। आप बोल रहे हो कि बाहर ढूंढने से पहले मोबाइल में देख लो ना, देखो कि अभी आपके नेटवर्क में कौन है। पहला 3 सप्ताह में आपने तैयारी किया, नेक्स्ट वीक क्या करना है, अब कस्टमर पे काम कर। क्यों? पहला काम हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट चाहिए, दूसरा कस्टमर चाहिए। तो कस्टमर में पहला ही मैं सूत्र दे रहा हूँ, जहाँ कोई कुछ नहीं करना, 1-2 प्रॉपर्टी तो आप यहीं बेच दोगे। मैंने यही कहा, देखो मैं कोई किताब पढ़ के ये ज्ञान नहीं बता रहा हूँ। मैं जब बेचना शुरू किया तो मैं प्रॉपर्टी देखा, जब प्रॉपर्टी देखा मुझे समझ में आया यार ये तो बढ़िया प्रोजेक्ट है, मेरे पास पैसा रहता तो मैं इसमें लेता। और पहले मैं सोचता था यार कौन लेगा, क्योंकि उससे पहले मैंने लाखों की कोई चीज़ बेची ही नहीं थी, हम भी हज़ारों की बेचते थे। तो पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करते। तो वो लोग मुझे याद आने लगे जिन्होंने मुझे कभी न कभी पूछा था, अमरीश जी क्या आप दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है? मेरे कनेक्शन थे, मैं बिजनेस कर रहा था, मैं राजनीति में था, तो मुझे वो लोग याद आने लगे। तो मैं घर आया और 20 से 30 नंबर निकाला उन लोगों का जिनके पास पैसा था, मेरे वो दोस्त, रिलेटिव, जान पहचान के लोग, जिन्होंने या तो मुझे कभी पूछा था या जिनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा था। जिसके रिश्ता अच्छा है, जैसे मेरा वरुण दोस्त है, और वरुण मैं जान रहा हूँ अच्छा MNC में काम कर रहा, 2-3 लाख रुपए की सैलरी है, खर्चा तो 50,000 है, अभी नई शादी किया है, ठीक है, एक छोटा सा अभी घर भी नहीं लिया है, या लिया भी है तो उसकी EMI कम है, कार भी छोटी है, यानी इसके पास पैसा बच रहा है। तो मैं वरुण को कहूँगा, वरुण भाई मैं आजकल रियल एस्टेट में काम शुरू किया हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी डील है, क्या इस संडे आप आधा घंटा आपके पास है, या शनिवार को अच्छा है जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं? तो वरुण यदि मुझे जानता भी है, मेरा दोस्त भी है, या मैं भाई हूँ, रिश्तेदार हूँ कुछ, तो वो मुझे मिलने का टाइम दे देगा। तो इसलिए मैंने कहा, अब अनजान मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, 50 फ्लैट है, मैं देख रहा हूँ ये बंदा ऑडी में चढ़ रहा है, ये मर्सिडीज में चढ़ रहा है, या ये पैसा वाला है, लेकिन मेरी रिश्ता अभी नहीं है, तो अभी उसको सीधे हम कहेंगे प्रॉपर्टी लोन नहीं लेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बिकता है ट्रस्ट से। बिल्कुल याद आया, ट्रस्ट से बिकता है। तो पहला काम आपको करना है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो आपको अपॉइंटमेंट दे सकता, आधे घंटा का समय दे सकता, 1 घंटा का समय दे सकता बात के लिए, तो उनसे बात करो, मिल करके फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लो, मिलो, बात करो। याद रखिए पैसा जिसके पास है स्वाभाविक रूप से वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। मैं अपने मास्टर क्लास में एक लोगों से सवाल पूछता हूँ कि आपके पास यदि 10 करोड़ रुपए हो तो आप कहाँ पैसा लगाएंगे? आपके दर्शकों से पूछ रहा हूँ, आप कहाँ पैसा लगाएंगे? आप टाइप करिएगा इस कमेंट्स में। तो 90% लोग कहते हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि हर किसी के दिमाग में एक चीज़ है कि प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना एक सेफ फोर्स इन्वेस्टमेंट है और सेफ इन्वेस्टमेंट, एप्रिसिएशन भी है, सेफ भी, और भी कई फायदे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट क्योंकि आज नहीं तो कल अप्रिशिएट होगा ही पैसा। देखिए आज भी हमारे देश में ना स्टॉक में लोग इतना स्टॉक की बात करता है ना, 5% से ज़्यादा लोगों का अकाउंट ही नहीं है डीमैट। सच बात है। तब बाकी लोग कहाँ पैसा लगा रहे हैं बताओ आप। लेकिन यदि 10 आदमी से बात करेंगे, 100 आदमी से बात करेंगे, तो 90 आदमी कोई ना कोई घर मकान खरीद रहा है, यदि उसके पास पैसा है तो। सच बात है ना। तो प्रॉपर्टी स्वाभाविक रूप से इंटरेस्ट है, सिर्फ उस तक पहुंचना है। कई लोग बैठा हुआ है, आप नहीं बेच रहे हो, कोई और बेच रहा है। और सर इसके पीछे ना एक माइंडसेट भी है जो हमें बेचा जाता है, या शायद हमारे घर में पहले से ही चल रहा है, कि घर से हमारा एक इमोशन है कि अपना घर तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो अपने घर पे छत होनी चाहिए। पेरेंट्स यदि आप पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? मुझे याद है मेरी माँ ने कहा था, हम लोग गांव में रहते थे, बिहार में जहाँ रहते थे, तो मेरी माँ ने कहा था कि सबसे पहले अपने शहर में 1 कट्ठा जमीन, हमारे यहाँ कट्ठा 1900 स्क्वायर फीट, 1 कट्ठा जमीन, क्योंकि मेरे चाचा ताऊ सबका था, हमारा नहीं था लेना। और मैं जब पैसा कमाया तो सबसे पहला वो 2 कट्ठा, माँ ने 1 कट्ठा कहा था, सबसे पहला जो ज़मीन मैंने अपनी ज़िंदगी में खरीदा वो 2 कट्ठा खरीदा। और वो भी 2000 के आसपास, 2000-2001 में। इस 25 वर्षों में 50 गुना से ज़्यादा, 100 गुना से ज़्यादा ऐसा हुआ। आपके भी शहर में हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे शहर में, जब छोटे शहर में तो बड़े शहर की आप बात छोड़ दो, तो वो खरीदा, क्योंकि हमारा इमोशंस है। हर कोई
जिसके पास एक घर है ना, वो इन्वेस्टमेंट दूसरे में कर रहा है, वो तीसरे में कर रहा है। तो आप उसको अप्रोच करिए, बात करिए, एक दो डील तो आप वहीं से निकाल सकते हैं। अब जब हो गया तो ये मैंने तीसरे वीक की बात किया, चौथे वीक आते आते यदि आपने एक भी क्लाइंट डील हो गया, तीसरे हफ्ते में आपने मीटिंग किया इन लोगों के साथ, चौथे हफ्ते इनको साइट विजिट कराओ, अगले संडे आप चलो साइट देखने के लिए। तो यदि आपने एक महीने में 5-10 साइट दिखा दिया, तीसरे हफ्ते तक आपकी तैयारी हो गई, चौथे हफ्ते आपने किया कि 5-10 लोगों को साइट दिखाया, एक भी सेल क्रैक आपका हो गया, तो हो गया, लाखों में आप बनाना शुरू हो गए। हो सकता है लेकिन आपकी नहीं हुआ किसी वजह से, इसका मतलब तैयारी में कमी है, ना कि प्रोडक्ट में कमी है। वो प्रोडक्ट तो बेच रहा है, आप नहीं बेच रहे हो, तो वो बिल्डर बेच रहा है, वो जमीन वाला कोई और बेच रहा है, वो प्रॉपर्टी तो बिक ही रही है। अभी आपकी तैयारी में कमी है। क्या कमी है? हो सकता है आप राइट बायर के पास नहीं पहुंचे, हो सकता है राइट क्लाइंट के पास नहीं पहुंचे, राइट तरीके से आप साइट नहीं दिखा पा रहे हो। ये एक महीने की तैयारी है। अगले महीने क्या करेंगे? सोशल मीडिया में काम। सोशल मीडिया में तो पहले दिन से आप काम कर सकते हो, जब जब जा रहे हो प्रॉपर्टी। अगले महीने, एक महीने के बाद यदि रोज, मैंने कहा रोज आप एक वीडियो बनाओ, 30 सेकेंड 1 मिनट का रील बनाना शुरू करो। कितने कंटेंट होंगे अगले 90 दिन में? 90 कंटेंट कहाँ से बनाएंगे? चैट जीपीटी है ना, पूछो उसको सवाल कि भाई रियल एस्टेट में मुझे बेचना है, क्या सवाल कस्टमर के हो सकते? कस्टमर के सारे सवाल का जवाब आप दे दो। ये बहुत अच्छी आपने प्रो टिप दी है कि चैट जीपीटी से पूछ लो ना, क्या भाई सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके आप जवाब ढूंढ लो। आपको नहीं आता वो भी वही जवाब देगा। नहीं तो जो बिल्डर है उसको पता है ना, जिसका माल आप बेच रहे हो उसको वही सवाल दाग दो कि भाई आपका तो महंगा है, आपका तो दूर है, आपका प्रॉपर्टी क्यों खरीदे, क्यों बढ़ेगा? ठीक है, वो सब जवाब देगा। वो नोट करो, वो वीडियो में आप बनाओ। सही बात। और जब बोलोगे, एक बार आपने सुना, उसको नोट किया, तीसरे बार आप बना रहे, आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो गया। और यही एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, हो गया। तो ऑब्जेक्शन आप हैंडल करना सीख गए। और अगले 2 महीने में, अब जो नेक्स्ट 2 महीना 90 दिन का आपने पूछा, आप टेक एक मैसिव एक्शन, इसको टोनी रॉबिन्स कहते हैं। मैसिव एक्शन लेना है। सिंपल सा बात है, हफ्ते में 1 साइट विजिट करा रहे हो, ठीक है, तो महीने में 4 कराए, बिकने का चांस क्या रहा? मे भी 1 बिक जाए, नहीं बिके। लेकिन यदि रोज 1 साइट विजिट आप करा रहे हैं, रोज आपने 20 लोगों को फोन किया, रोज उसमें से 1 अपॉइंटमेंट निकल रहा है, महीने की 30 होगी, तो महीने में यदि 30 दिखाएंगे, अब चांस है कि नहीं 1 बिकने का? आराम से। आप कह रहे हैं आराम से, मैं तो नहीं कह रहा हूं, दर्शक खुद सोच ले। टेक ए मैसिव एक्शन। और यदि आप रोज 20-30 फोन नहीं कर पा रहे हैं, इतने लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, हेल्प अदर्स, दूसरे से हेल्प लीजिए। लीड जनरेट करने के लिए किसी, मैंने कहा ना, एजेंसी से बिजनेस समझो ना भाई, बिजनेस समझो। पढ़ाई करने में लाखों करोड़ों लगाए कि नहीं? कोई बिजनेस में करोड़ों लगाए। एज ए ब्रोकर भी आप यदि 10-20 हज़ार खर्च कर रहे हो, तो एक ही प्रॉपर्टी बेच के निकल जाएगा ना। सही बात है। टीम बनाओ, कोई 10-15 हज़ार में कॉलर रख लो, वो लीड आ रहा है उसको बात करनी, तो उसको ट्रेन कर दो, क्या बात करना है। शुरू में खुद करो, उसको दिखाओ, टीम से ट्रेन कराओ, आप साइट दिखाओ, आप कस्टमर से मीटिंग में जाओ। उन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो जिसमें आपका टाइम जाएगा। 2 आदमी इनिशियली मुझे लगता है यदि रख लिए काम हो जाएगा, 1 आदमी रख लिए तो काम हो जाएगा। तो आप काम करो ना, अगले 2 महीने में यदि आपने 60 साइट विजिट करा दिया, पहला महीना प्रिपरेशन, ठीक है, सेकेंड महीना प्रेजेंटेशन, थर्ड महीना चलो डील क्लोजिंग की बात हम करें, तो अगले 3 महीना में मैं कह रहा हूं यदि सिर्फ 3 भी बेचे तो आप 5-6 लाख पे बैठे रहेंगे मिनिमम। और अच्छा बेच लिए तो आप 20-25 लाख पे बैठे रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। और याद रखिएगा, सीखना मत भूलिए। तो अगले 90 दिन आपकी पूरी कैरियर लिख सकता है। लोग क्या करता है ना, शुरू में ही धीमा काम करता है। अच्छा, महीना भर हुआ, किसी एक से बात किया, किसी एक को साइट विजिट कराया, उसने कहा देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, और आप कहते हो यार कोई खरीदता नहीं है प्रॉपर्टी, इससे बढ़िया तो कहीं नौकरी कर लेते हैं, इससे बढ़िया रेंट कर लेते हैं, इससे बढ़िया कोई और कर लेते हैं, इंश्योरेंस कर लेते हैं। सर, ये जो आपने रोड मैप बताया ना जी, मुझे लग रहा है कि ये रोड मैप अगर मैंने फॉलो किया ना तो मैं भी बेचने लग जाऊंगा। तो भाई, जो लोग मेरे जो ब्रोकर भाई हैं, जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे सक्सेस मंत्र है। ये पूरी मास्टर क्लास है। अगर ये पूरा पॉडकास्ट आपने देखा तो भाई आप
लखपति करोड़पति आराम से बन जाओगे। ठीक है, जो नॉलेज सर दे रहे हैं ना, इसके पैसे चार्ज करते हैं, यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलते रहे। इतना सा तो आपको करना पड़ेगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अच्छा सर ये 90 दिन का जो रोड मैप है, अब इसमें बहुत सारे ब्रोकर ऐसे भी करेंगे जो झूठ बोलेंगे बेचने के लिए। तो मेरा एक सवाल है कि सच में झूठ बोलना ज़रूरी है कोई भी डील को क्रैक करने के लिए, या सच बोल के भी काम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सच बोल करके काम हो सकता है। देखो, झूठ बोल के ना वरुण भाई आप ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते हो। हम सोचते हैं अच्छा एक कस्टमर को बेच दिया फिर क्या लेना देना, नहीं। वही एक कस्टमर ना, आपने रॉन्ग प्रॉमिस किया तो उसको कल को पता चल ही जाता है कि आपने झूठ बोला है, गलत कमिटमेंट किया है, तो फिर वो क्या आपको रेफरल देगा, किसी नए आदमी को आपके बारे में क्या बताएगा। तो आप कोशिश करें, मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ यह चीज़ कि यदि ईमानदारी से भी हम यदि व्यापार कर सकते हैं तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, कई बार अब कस्टमर को आप ये बता देंगे आपको कितनी कमाई, कस्टमर भी फिर पीछे अच्छा तुम अपना कमीशन छोड़ दो, ठीक है। तो इस ऐसी स्थिति में टाल दो। हम कई बार कहते हैं, कस्टमर कहता है नहीं आप इतना, हम लोग बनाते, मैं डेवलपर हूँ, तो कस्टमर कहते हैं जे आप इतना कम कर दो, ये कर दो। मैं कहता हूँ सर यदि मैं नहीं पैसे कमाऊँगा तो हम भी चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे। आप बोल दो ना कि हाँ मैं कमाऊंगा, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा। तो लोग तो इतने समझदार हैं कि भाई एक बंदा मेहनत कर रहा है उसको भी 2 पैसा मिलना चाहिए। तो झूठ बोलने की मुझे नहीं लगता है। हाँ, साफ मत बताओ। कई बार आप साफ बता देते हो कि अच्छा मुझे इस डील पे इतना लाख रुपए तो मिलेगा, उनके दिमाग में आता है कि मुझसे इतना कमा रहे हैं। हाँ, तो आप सीधा नहीं जवाब दे करके, स्पेसिफिक नहीं जवाब दे करके, थोड़ा सा आप बताओ कि हाँ चलो, एग्जैक्ट मत बताओ कि आपको कितना पैसा मिल रहा है, और सच बताना चाहिए मैं कमा रहा हूँ, इसमें क्या बुरा बात है, तो मुझे भी पैसा मिलता है, लेकिन मैं आपको हेल्प अच्छा करूँगा, अच्छी प्रॉपर्टी दिलाऊंगा। आप अपने वैल्यू पे ज़्यादा बात करिए। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने बात करी थी कि अपने कनेक्शन से अपनी पहली डील निकालो। क्योंकि कनेक्शंस को जब पता चलता है ना, बाहर का जो इंसान होगा ना वो आपको पैसा कमाने में ज़्यादा आनाकानी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मेरे कनेक्शन हो, आपको मैं 10 साल से जानता हूँ, और आपको पता चले अरे वरुण तो मेरे से ही पैसा कमा रहा है, नहीं, आप बोलो, उनको बोल दो कि मैं काम कर रहा हूँ भाई, ये मेरा प्रोफेशन है, 2 पैसा मुझे भी मिलेगा, पर आपको, क्योंकि आप मेरे कनेक्शन में हो, या मेरा स्वभाव है कि मैं अच्छी प्रॉपर्टी दूंगा, बाजार बहुत से सस्ती दिलाऊंगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि उसके हित में मत सोचो, उसको वैल्यू ऐड कराओ, उसको सर्विस दो, उसको रजिस्ट्री तक में साथ दो, उसको आफ्टर सेल सर्विस दो। कोई दिक्कत आ रहा है, मैं हमेशा अपने कस्टमर को ये कहा है, प्रॉपर्टी बेचने तक नहीं, उसके बाद हमारा आपका रिश्ता शुरू होता है। कभी भी बेचना होगा तो मैं पहला आदमी होऊंगा। तो ये सर्वी अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रांग करिए, तो मुझे नहीं लगता झूठ बोलने की ज़रूरत होगी। और लोग तो समझे, आप नहीं भी बोलोगे, कितना भी बोलोगे कि मैं दूध का धुला हूँ, मैं तो 1 रुपये नहीं कमा रहा हूँ, अगला बंदा कौन मानेगा, ठीक है। तो उसको बोलो कि भाई हम तो, हमारा ये प्रोफेशन है। हाँ, दूसरे से ज़्यादा कमाते हैं, आपसे थोड़ा कम कमा लेंगे, तो थोड़ा छोड़ दो अपने, आपको लग रहा बहुत मेरा क्लोज है तो उसको थोड़ा जो डील है उसमें से भी कुछ आप दे दो। सर जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट डीलर्स हैं, वो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जो बिगनर्स यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो इनसाइडर पे काम करते हैं, ठीक है ना। इनिशियली बिल्डर जब प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, क्या चाहिए उनको, पैसा चाहिए। वो ऑफर किसको, प्रॉपर्टी, आम जनता को तो देता नहीं है कि भाई तुम आओ खरीदो। अभी तो ज़मीन नहीं खरीदा, अभी तो मैप अप्रूव नहीं किया, अभी तो लॉन्च पे नहीं आया, अभी रेडा नहीं हुआ है, तो उस समय में उससे पैसा चाहिए होता है। तो वो जो उसके क्लोज लोग हैं तो उनको ऑफर करता है, ठीक है, और वहाँ से इन्वेस्टर से पैसा लेता है। सेम चीज़ ब्रोकर भी शुरुआत में किसी अच्छे डील में अपने लोगों के पैसे लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, एज ए बायर से धीरे धीरे इन्वेस्टर बनना है, ठीक है। या एज ए, आप ब्रोकर पे आज सवाल ज़्यादा पूछें, एज ए ब्रोकर तो आप अपने पास वो 5-10 लोग इकट्ठा रखो जो आपके लिए कोई डील आया, जैसे मैं फ्लिपिंग के लिए बताया, आपको पता है कि यार ये इमरजेंसी का डील है, ठीक है, इस बंदे को ज़रूरत है, ये ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं, इसको जल्दी 1-2 दिन के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा, और आप अपने लोगों को वहाँ पैसा लगवा दो।
ठीक है, और आप बोलो कि ये सौदा मैं अगले 2-3 महीना में बिकवा दूंगा और प्रॉफिट में आधा आधा कर लो। सेम चीज़ डेवलपर भी यूज़ करते हैं। इनिशियली वो अपने लोगों को, अपने इनसाइडर लोगों को बेनिफिट ज़्यादा कराते हैं, और ये 5-10 लोग भी आपके पास हो गए। इस लिस्ट को बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो, तो कल आप और ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ब्रोकरेज से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो सर हमने यहाँ पे डेवलपर्स की बात करी, ब्रोकर डीलर्स की बात करी, अब हम बात करते हैं बायर्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है ना वो बायर्स के साथ होता है। बायर्स के पास पैसा है, उनको एक डीलर ने बोला कि आपको यहाँ पे हम ज़मीन दिला देंगे आउटस्कर्ट्स में, ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, हम यहाँ पे सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जब पोजेशन का टाइम आता है तब उनको डिलीवरी नहीं मिल पाती, उनको वहाँ पे रजिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, या डीलर वो प्रॉपर्टी बना ही नहीं पाता है। बहुत सुंदर चीज़ आपने कहा कि एक कस्टमर को वरुण जी, क्योंकि वो कई बार अपनी ज़िंदगी भर का जमा पूंजी लगा देता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो लोग जो धोखा खाते हैं, भरोसे में धोखा खाते हैं। अच्छा, मेरा ये पहचान वाले ने कहा और हमने जा कर के ले लिया, तो आप ड्यू डिलिजेंस करो। पहला चीज़ तो कागज़ देखो। अच्छा, मुझे तो देखना नहीं आता है, तो आप 50 लाख लगा रहे हो, 25 लाख लगा रहे हो, 10 लाख लगा रहे हो, या 1 करोड़ लगा रहे हो, या 10 करोड़ लगा रहे हो, तो थोड़े पैसे ड्यू डिलिजेंस में, यानी उसके जांच पड़ताल में खर्च करो ना। कोई वकील को हायर करो जो सिविल का जानकार हो, उसको यह पेपर दो और बोलो कि ये कागज़ ठीक है कि नहीं। जो बेच रहा वो किस अधिकार से बेच रहा है, क्या उसके पास रजिस्ट्री है, या उसके पास पावर है, या उसके पास एग्रीमेंट है। वरुण जी यदि बेच रहे हैं, वो किस अधिकार से बेच रहे हैं, पहला चीज़ पेपर। दूसरा है पोजीशन, आप उस जगह पे जाओ, जो जमीन बेच रहा क्या उसका पोजीशन है कि अभी खेती है जी, हम बनाएंगे इसमें सपनों का महल, ना उसका बाउंड्री है, ना पोजीशन है, ना आप गए वहाँ है ही नहीं एक्चुअल में, टोटली फ्रॉड कैसी ही है। तो ये दूसरा चीज़। तीसरा चीज़, बेचने वाले का बैकग्राउंड चेक करो। देखो जो लोग गलत करते हैं ना कहीं पहले से भी गलत करते आए हैं, तो उनका बैकग्राउंड चेक कैसे करा जाए? बैकग्राउंड मतलब पता करो ना, कोई बिल्डर फ्लैट बना रहा है तो पहले बनाया है कि नहीं, कोई ज़मीन बेच रहा है तो पहले बेचा है कि नहीं, उसके कोई कस्टमर से बात करो, 2-4 कस्टमर के बारे में पता करो, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। उसने जो प्रॉमिस पहले किया, वो जिसने पहले रजिस्ट्री किया, आप जहाँ खरीद रहे हो वहाँ किसी का रजिस्ट्री हुआ, पहले उससे किसी ने खरीदा, किसी को पोजीशन मिला, तो ये जब चेक करेंगे, पता करिए ना। देखो आप अपनी गहरी कमाई दे रहे हैं, वो बंदा का प्रोफाइल कैसा, वो डेवलपर जो है, वो डीलर जो है, वो जो बेचने वाला है, उसका चिटफंड का है या ब्रांड है, नाम है, ट्रस्ट है, पहले उसने ट्रस्ट कमाया, उसके पास सेटिस्फाइड कस्टमर है। तो ये 3 मुख्य चीज़ें हैं। और चौथा चीज़, आप उस एरिया के डेवलपमेंट पे भी देखिए कि क्या भविष्य में कब आप एग्जिट ले सकते हैं। देखो एक है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कि हमने ले लिया, बेचेंगे नहीं, मेरे बच्चों के लिए है। एक है कि आप सोच रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करें, तो कब मैं एग्जिट ले सकता हूँ, क्या ये 2 साल में बाहर आ सकता हूँ, 5 साल में आ सकता हूँ, कितने दिन में इस प्रॉपर्टी से बाहर आ सकता हूँ। तो ये 3-4 चीज़ आप यदि देख करके समझ के करेंगे तो मुझे लगता है आप ठगी से बचेंगे। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, आजकल क्या हो रहा है ना, फ्लोर्स फ्लैट्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, इसके एड्स भी ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, और लोगों को थोड़ा सा ये रहता है कि सस्ते में मिल जाता है, एक फ्लोर मिल जाता है, लैंड से थोड़ा सस्ता पड़ता है लोगों को। लेकिन आपके हिसाब से लैंड बाय करने में ज़्यादा प्रॉफिट है या एक फ्लैट या फ्लोर को परचेज करने में ज़्यादा प्रॉफिट है? देखिए डिपेंड करता है आपका यूज़ केस क्या है। आप रहने के लिए ले रहे हैं और आपको समय नहीं है बनाने का, या उतना पैसा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप एक 200 गज का फ्लैट ले रहे हैं, मतलब 200 गज हुआ करीब 1800 स्क्वायर फीट ज़मीन ले रहे हैं, और आपके शहर में वो 4 करोड़ की मिल रही है, और उस पर आप बनाएंगे 1 करोड़ और लगेगा 5 करोड़, और रहने के लिए लेना आपकी बजट है, लॉक कर रहा है, तो ज़मीन लेके बनाना चाहिए। लेकिन यदि आपका बजट है और वही 5 करोड़ को बिल्डर 6 करोड़ में 1.5 करोड़ में बेचेगा, 4 फ्लोर बना के, 1 करोड़ फायदा भी तो कमाएगा, तो 1.5 करोड़ में ही उतना ही बड़ा जगह आपको बना बनाया मिल रहा है। तो डिपेंड कर रहा है, देखिए फ्लोर कहाँ बिकना शुरू होता है, जहाँ ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, जहाँ महंगी हो जाती है, जहाँ कॉलोनी बस जाता है, ठीक है। तो लोग पूरा ज़मीन लेके बनाएगा तो उसको 5 करोड़ चाहिए, बनाएगा उतना ही 2000 स्क्वायर फीट, 1 फ्लोर बना रहा है तो 5 करोड़ में बिल्डर को बनाने का पड़ा, तो 4 और 1.5 में बेचेगा,
तो नीचे थोड़ा महंगा बेचेगा, थर्ड फ्लोर हो सकता है और सस्ता बेच दे, तो आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में वो एक फ्लोर मिल जाता है। तो एक तो बजट है, दूसरा हमारा यूज़ क्या है। यदि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ज़मीन में अप्रिशिएशन ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि ज़मीन में हमेशा चांस रहता है ना, कल को आप ही बना दो 4 फ्लोर, सही बात है, आप ही वो काम करके निकल जाओ। तो यदि आपका बजट अलाउ कर सकता है ज़मीन लेके बनाने का तो ज़मीन लेके बनाना चाहिए। रहने के लिए लेना है, और मैं तो हमेशा, यदि लोग मुझे पहले भी सुने होंगे दूसरे पॉडकास्ट में, मैं हमेशा कहता हूँ पहले तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि घर खरीदना चाहिए। तो दोनों का यूज़ केस अलग है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना घर खरीदना चाहिए, मतलब मैं समझा नहीं कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग पूछते हैं मेरे से कि मुझे पहला प्रॉपर्टी खरीदना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहिए कि रहने के लिए लेना चाहिए। 90% भारतीय रहने के लिए लेते हैं, IMI के ट्रैप में फंस जाते हैं, EMI के ट्रैप में पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें घर वालों ने यही सिखाया कि पहले घर ले लो बेटा, नौकरी कर रहे हो घर ले लो। नहीं, पहले पैसे को वेल्थ क्रिएट करना चाहिए, पहले पैसे को बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को भी किसी ने बताया नहीं था, तो शुरू में पैसा कमाए तो रहने के लिए घर लिए, जबकि उसको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लगा था। मान लो लेकर के रेंट लगाता, लेके फ्लिप करता, तो मैं कहता हूँ 5-10 करोड़ कमा लो ना। 1 मिलियन का यदि आपके पास वैल्यू हो जाएगा 10 करोड़ का, फिर आप रहने के लिए लो ना। कम से कम 1 मिलियन का तो होना चाहिए आपके पास। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेंगे, 4-5 लाख रुपए रेंटल इनकम आने लगेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम इससे मिलेगा ना। इसलिए पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि लेना चाहिए। तो सर आजकल दिल्ली जैसे शहर में कोलैबोरेशन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। मतलब बिल्डर्स आते हैं, बोलते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे हम एक बिल्डिंग खड़ी करेंगे जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, हम पैसा लगाएंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, आपको 4 फ्लोर वहाँ पे बनाएंगे आपकी प्रॉपर्टी पे, 2 फ्लोर आपके, 2 फ्लोर हमारे। तो ये एक जो नॉर्मल पर्सन है, जिसका लैंड है, जिसका घर है, उसको करना चाहिए ऐसी चीज़ों में, लोगों के साथ कोलैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ है यहाँ पे भी। यदि आपके पास इतना पैसा है कि आप और ज़मीन खरीदते जा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट है और हर साल मैं एक प्लॉट खरीद रहा हूँ, तो नहीं करना चाहिए, बढ़ाते जाओ अभी प्रॉपर्टी। लेकिन आपके पास नहीं है, वही एक ज़मीन पड़ा हुआ और उसमें कोई रेंट, खाली ज़मीन है, एक तो कब्जा का डर हो रहा है, दूसरा वो कोई आपको ROI नहीं दे रहा है। मान लीजिए भले ही उसकी कीमत 1 करोड़ है या 2 करोड़ रुपए की आपकी ज़मीन, अब बिल्डर आपको ऑफर दे रहा है बनाने का, ऑब्वियस है, तो 2 फ्लोर अब बन के मिल रहा है। पर डील में ये देखना चाहिए कि यदि मेरी खाली ज़मीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है, तो बनने के बाद वैल्यू मेरी 4 करोड़ हो रही कि नहीं, समझे बात को, या 3 करोड़ हो रही है कि नहीं, तो नुकसान नहीं है। लोग सोचते अच्छा मेरे हाथ से ज़मीन चला जाएगा, नहीं, हाँ, ये लोगों को डर रहता है। हाँ। नहीं, यदि वो 2 करोड़ की ज़मीन है और बिल्डर 1 करोड़ रुपए लगा के उस पर 4 फ्लोर बनाया, अब आपको 2 फ्लोर दिया और 1 फ्लोर की कीमत यदि 1.5 करोड़ भी है, तो आपके 3 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन सर वो प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट भी तो हो रही है। अब जैसे कोई ज़मीन है, ज़मीन तो अप्रिशिएट होगी, लेकिन अगर फ्लैट भी तो बढ़ेगा, फ्लैट भी, आप उसकी लाइफ के बारे में पूछ रहे मैं हैं। लाइफ की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर कोई भी हमने 4 फ्लोर बनाए, अब 4 फ्लोर में उसकी क्या बोलते हैं, टूट फूट होगी, वो पुरानी होगी प्रॉपर्टी। अब पुरानी प्रॉपर्टी लोग खरीदते नहीं है। अब आपको 2 चीज़ मैं बताता हूँ। पहला चीज़ ये भ्रम से निकालता हूँ। 2 करोड़ की यदि मैंने क्या कहा, 1.5 से 2 गुना आपको बनने के बाद उसकी वैल्यू मिल रही है। यदि 4 करोड़ में बनने के बाद आपकी 2 करोड़ अभी बेचेंगे खाली प्लॉट तो 2 करोड़, और बनने के बाद बेचेंगे तो मुझे 4 करोड़ मिलेगा या 3 करोड़ मिलेगा। तो और ये 4 फ्लोर बनने में मुश्किल से 6-8 महीना लगता है, लेस देन 1 ईयर। वो एग्रीमेंट आप करा लो बिल्डर को, कि नहीं तो ऐसा नहीं है 2 साल में बिल्डर बना रहा है, कब आपको बना के देगा, नहीं इतने टाइम में देगा, तो उसमें आप क्लॉज डालो, पेनल्टी क्या देगा। मान लो उस एरिया में यदि 1 फ्लोर की रेंट 50,000 है, तो वो 50,000 रुपये रेंट देगा हर महीना बिल्डर उस टाइम के बाद। भी आता है सर, ये भी हाँ, बहुत सारा फ्रॉड होता है इस चीज़ में भी। तो आप यदि मान लो बनने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ हो जा रहा है और आपको ज़मीन से इमोशन है, अगले बार आप 100 गज के जगह 200 गज पर खरीदो 4 करोड़ की ज़मीन, आपका पैसा बढ़ा के नहीं, मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, आप ज़मीन ही फिर खरीद के रख लो, या 2 करोड़ की फिर ज़मीन खरीदो, 2 करोड़ की फ्लैट रेंट पे लगा दो, कम से कम 30-40-50,000 रुपये आपको रेंट आएगा। जहाँ 2 करोड़ की फ्लैट होगी 50,000 रुपये रेंट आएगा। पहला चीज़, 2 करोड़ के ज़मीन के बदले 2 करोड़ ज़मीन आपको मिल गया, प्लस हर महीना 50,000 रुपये इनकम चालू हो गया। ये बुरा है या अच्छा है, अब आप बताओ।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमेशा बनाना अच्छा रहता है, पर डील आपकी अच्छी होनी है। बना करके 2 फ्लोर में भी पता चला आपका ज़मीन का कीमत ही मिल रहा है तो नहीं बनाना है। हर एरिया में ये काम नहीं करेगा। यह करेगा जहाँ पे ज़मीन अब कम हो गया। मैंने क्या कहा, बिल्डर फ्लोर वहाँ कामयाब है जहाँ पे प्राइस ज़मीन की बहुत महंगी हो गई, ठीक है, और फ्लैट बनने के बाद आपकी प्रॉपर्टी 1.5 या 2 गुना होना चाहिए वैल्यू, फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है। सर एक और डाउट है, सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होते हैं ना वो ही बिल्डर्स करते हैं। ठीक है, मैं बिल्डर्स के लिए कुछ गलत नहीं बोल रहा, लेकिन सच में हो रहे हैं ये। एक नॉर्मल पर्सन जो कोलैबोरेशन में किसी बिल्डर के साथ अपनी प्रॉपर्टी को देता है, उसके साथ क्या होता है, पहले एग्रीमेंट साइन हुआ कि आपका बिजली का बिल भी भरा जाएगा जी, 1 साल में जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी जो बनेगी 1 साल जो लगेगा उसमें बिजली पानी सबका बिल भरा जाएगा। जो पैसे वहाँ पे डिसाइड होते हैं 5 लाख 10 लाख रुपए जो भी इन हैंड दिए जाएंगे प्रॉपर्टी के अलावा, फ्लोर्स के अलावा वो दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी जो बिल्डर्स हैं वो बनाने के बाद बेचने के बाद गायब हो जाते हैं। वो ना तो पैसे पूरे दे पा रहे हैं, ठीक है, देना नहीं चाहते हैं, और ना तो वो जो बिजली पानी का बिल है वो ढंग से वो कर रहे हैं सही से। देखिए क्या है कि जब भी आप ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं, जॉइंट वेंचर मॉडल कई जगह करते हैं, कई जगह कोलैबोरेशन कहते हैं, कई जगह कन्वर्जन कहते हैं, तो जब आप ये करें तो सिर्फ जुबानी बात नहीं करें, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करें, जिसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। उसमें थोड़ा पैसा भी लगता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1-2% लगता भी है चार्ज। किसी लीगल एडवाइज़र को साथ में रखें, अच्छे लीगल एडवाइज़र को, और अपने पक्ष में सारी बात रखें। पहला चीज़ तो टाइम लाइन रखें। टाइम लाइन इसलिए ज़रूरी है कि टाइम लाइन तो बिल्डर आपके जैसा 4 और से करेगा, आपका नहीं बनाएगा, उसको बनाने में पैसा लगेगा, ठीक है। तो टाइम लाइन रखें कि कितने दिन में बिल्डर फिनिश करके देगा। दूसरा चीज़, वो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या रखेगा, क्या उसमें टाटा स्टील लगाएगा या लोकल कोई सरिया लगाएगा। कंस्ट्रक्शन की क्या क्वालिटी, कंक्रीट लगाएगा तो क्या उसका कैटेगरी होगा, उसने दरवाज़ा लगाएगा कैसा लगाएगा, उसमें लिफ्ट लगाएगा तो कौन से ब्रांड का लगाएगा, बाथरूम फिटिंग लगाएगा तो कौन सा, क्योंकि बहुत प्राइस में फ़र्क है। वो इलेक्ट्रिक स्विच लगाएगा, वायर लगाएगा तो कौन सा ब्रांड लगाएगा, किस कैटेगरी का बनाएगा, ये आपको पता, भले ही वो लोकल लगाए, बजट लगाए, आपको पता होना चाहिए, या प्रीमियम वो क्वालिटी का यूज़ करने वाला है। घर में कितना एकदम बिल्कुल रॉ देगा, सेमी फर्निश देगा, फर्निश देगा कि फुल फर्निश देगा, वो लिखा होना चाहिए। हाँ चलो मैं मॉड्यूलर किचन लगा के दूंगा, ठीक है, नहीं मैं वो भी नहीं कुछ करूँ, मैं वार्डरोब लगा के दूंगा। ये छोटे फ्लैट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो आप अभी सवाल पूछ रहे हैं 3-4 फ्लोर के लिए। तो ये सारा चीज़ सब आपका लिखित में होना चाहिए, ठीक है। टाइल्स होगा तो वो कौन सी कंपनी का होगा या क्या क्वालिटी का होगा, स्पेसिफिकेशन। इससे क्या होगा कि बिल्डर नहीं मुकरेगा। तीसरा चीज़, यदि बिल्डर टाइम पे पूरा नहीं करता है, ठीक है, तो क्या पेनल्टी होगा। एटलीस्ट कम से कम वहाँ का जो रेंट है, मान लो 1 फ्लोर में आपको 2 फ्लोर मिल रहा है और एक रेंट 25,000 रुपये महीने है या 50,000, उतना वो रेंट हर महीना देगा। कितना दिन में नहीं देने पे क्या क्या पेनल्टी हो सकता है, वो क्लॉज वहाँ पे होना चाहिए। और ये सब यदि आप पॉइंट डालेंगे अपने पक्ष में, जैसे बिजली पानी का कनेक्शन कौन लगाएगा, बिल्डर लगाएगा, सब लगा के देगा, कोई ड्यू नो ड्यूज़ होना चाहिए उस पर। आप अपनी कंडीशन जब लगाएंगे, उस पर कितना फ्लोर बनेगा ये भी लिखा होना चाहिए। तो आपको बिल्डर क्या करेगा, शुरू में कहेगा 4 फ्लोर बनाएंगे, ऊपर में एक और फ्लोर बना देगा, और आपको तो 2 ही फ्लोर दिया, तो कितना फ्लोर आएगा, तो उसमें कितना आपके पास हिस्सा, ठीक है। 5वां यदि अप्रूवल है, 5वां ही बनेगा, उसमें आधा आप लो, बिल्कुल ठीक है। या कई बिल्डर क्या करेंगे, नीचे में ग्राउंड फ्लोर में 2 रूम बना लेगा, पार्किंग का स्पेस घटा देगा। तो आप ये यदि लिखित में बात करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और अच्छे, यहाँ पे भी मैंने कहा ना कि आप उनको चूज करो, आप उस एरिया में, उस शहर में किसका क्रेडेंशियल अच्छा है, किसने अच्छा बनाया, पहले बनाया तो कैसा बनाया, उसको देख के आओ, उनके साथ बात करो। किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है तो उस एंड यूज़र का, उस ज़मीन वाले का अनुभव कैसा है इनके साथ, क्योंकि लेते समय तो वो अच्छा बात करेगा, मीठा मीठा बात करेगा, बाद में वही नखरा करेगा। तो असली फीडबैक वो क्लाइंट आपको दे सकता है। अगर सर किसी भी इंसान के साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई भी डीलर या डेवलपर कोई भी फ्रॉड करता है, तो उन पे हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं,
किसके थ्रू कर सकते हैं, कहाँ पे हमें रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यदि मनी का सीधे फ्रॉड कुछ है तो आप अपने थाने में केस कर सकते हैं। डायरेक्ट मनी का नहीं है, कोई डायरेक्ट चिट फंड नहीं है, तो आप उसको कोर्ट के थ्रू केस कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और उसमें फिर मैं कहूँगा कि लीगल एक्सपर्ट का आपको हेल्प लेना चाहिए। सर, अगर किसी भी बायर के पास 5 से 10 लाख रुपए और वो चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करके इस पैसे को रियल एस्टेट में थोड़ा सा अच्छा पैसा कमा लूँ, प्रॉफिट कमा लूँ, तो उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या क्या पैरामीटर्स पे ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करते हुए? देखिए, 5-10 लाख रुपए रियल एस्टेट के लिए तो बहुत थोड़ा अमाउंट होता है। तो मैं पहला चीज़ कहूँगा, 5-10 लाख में ना कोई फ्लोर ना कोई प्रॉपर्टी मिलेगा, तो ज़मीन मिलेगा। तो इनिशियली स्टार्ट ज़मीन से करना चाहिए। ज़मीन डेवलपिंग एरिया में होना चाहिए, क्योंकि डेवलप एरिया में बहुत प्राइस बढ़ा रहता है। और वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस, जैसा मैंने कहा कि प्रॉपर्टी, पेपर, लोकेशन, ये सब चेक करिए, ड्यू डिलिजेंस करके डालिए 10 लाख रुपए। और वो देखिए कि कब आप एग्जिट ले सकते हैं। यदि 2 साल 3 साल में एग्जिट कर लें, कई लोग रिटर्न का भी बात करते हैं। 20% का यदि रिटर्न आ रहा है, देखो कई लोग लालच देते हैं कि 1 साल में डबल हो जाएगा, ऐसे लालच में भी नहीं पड़ना है। आइडियली हमारा देश में रियल एस्टेट जो बढ़ रहा है ना, 15-20% के आसपास बढ़ रहा है। तो क्योंकि इतना रिटर्न आपको कोई भी नहीं देता है, म्यूचुअल फंड में भी नहीं आता है, यदि 20% के आसपास भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, मिलने की उम्मीद है, तो आप 5 साल में पैसा डबल कर लेंगे। अच्छा मार्केट रहा, तेज़ी रहा, सब कुछ अच्छा देश में चलता रहा, और वो लोकेशन आपने ठीक लिया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ डेवलपमेंट आया, कोई रिंग रोड आया, कोई स्मार्ट सिटी आया, कोई एम्स आ गया, ऐसे एरिया में देखिए जहाँ ग्रोथ हो रहा है। ऐसा एरिया में नहीं जहाँ सिटी में ग्रोथ कर चुका है। तो ऐसा यदि डेवलपिंग कुछ होने वाला उस एरिया में, तो 2-3 साल में आप पैसे को डबल कर सकते हैं या आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मेन एग्जिट प्लान स्टार्ट विथ एंड ऑफ द माइंड। स्टीफन आर कावे कहते हैं कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करिए, कब इसका एंड क्या होगा। या तो मुझे चलो अपने रिटायरमेंट के लिए रखना है, मेरी अभी छोटी बेटी हुई है तो उसके पढ़ाई के लिए, बेटा हुआ उसको डॉक्टर बनाने के लिए, या तो 10-20 साल के लिए, तब भी अच्छे लोकेशन पे लेंगे, मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। देखिए, प्रॉपर्टी में फ़ायदा क्या होता है ना, कि जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन कम समय के लिए भी आप यदि सोच रहे हैं तो 3 से 5 साल आइडियली ठीक टाइम है। और प्रॉपर्टी खरीदने से, लैंड खरीदने से शुरुआत कर सकते सर, जैसे कि हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोग नौकरी स्टार्ट करते ही ईएमआई स्टार्ट कर देते हैं अपनी। पैसा आने लगा, बाइक ले ली, स्कूटी ले ली, फ़ोन ले लिया, हर चीज़ के लिए ईएमआई। कार ले लिया, कार ले लिया। कार लेने के बाद फिर बारी आती है घर की। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो ईएमआई ट्रैप में फंसते जाते हैं, और उतने बड़े ईएमआई ट्रैप पे फंसते जाते हैं जितनी कमाई कर रहे हैं, और बचता एंड में कुछ भी नहीं है। फिर वो एक तरीके से लेबर बन जाते हैं और वो मजदूरी करने लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उस ईएमआई को भरने के लिए। ऐसे ही हमारे देश में घर के लिए होता है, इमोशनल हो जाते हैं घर के लिए कि नहीं हमें तो घर लेना है, घर लेना है। लेकिन जितने भी मैंने बड़े इन्वेस्टर से बात करी है, वो सब बोलते हैं कि आप रेंट पे रहो, घर को आप खरीदो मत, आप सिर्फ प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, आप इसको अप्रूव करते हो या आपको लगता है कि ये सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है ये स्ट्रेटजी। और मैंने कहा कि हम लोगों को भी कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, तो मैंने 4-4 कार ले लिया था। ज़रूरत एक कार की थी। अच्छा। पैसा आया तो दिखाने का शौक़ हो जाता, नया नया पैसा आता है तो घर रहने के लिए पहले लिया। और ज़रूरत थी, मुझे याद है मैंने शादी किया तो ज़रूरत थी छोटा सा 2 बेडरूम की, बच्चे भी नहीं थे। हमने पहला घर यहाँ पे दिल्ली में 150 गज का ले लिया था, तो 15 लाख रुपए। मुझे आज भी याद है उस समय में, ये 2003 में मेरी शादी हुई थी तब। तो इतना बड़ा घर ना तो ज़रूरत था। 15 लाख में, 5 लाख में 2 BHK उस समय मिल जाता। और 10 लाख रुपए वहीं पास में जहाँ मैं घर लिया था, पास में गांधी विहार, नेहरू विहार था, वहाँ पे 10 लाख रुपए में 50 गज के 5 फ्लोर मिल रहे थे। पहले दिन से मुझे 25,000 रुपये रेंट आना शुरू हो जाता, 20-25,000 रुपये। तो ये कोई बताने वाला नहीं था। तो यदि पहला चीज़ तो आपने कहा कार बाइक चलो ले लो, पर शुरू में जब तक टाल सकते हो, जब तक औकात हमारी बाइक की, हम कार ले रहे हैं, तो जब तक आप टाल सकते हो। ईएमआई बुरा चीज़ नहीं है, पर क्या आप लाइबिलिटी खरीदने के लिए ले रहे हैं या एसेट्स खरीदने के लिए? हर कोई लोग लेता है पैसा, लोन लेना बुरा नहीं है। और सबसे सस्ता लोन लोग जो मिलता है ना, वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मिलता है।
बाइक लोन, कार लोन, मोबाइल लोन, पर्सनल लोन, बाकी सब में है। शादी करने के लिए लोन आजकल लोग लेते हैं, हनीमून मंगाना, वो सब में मत दिखावा में पड़ो, शादी में इतना खर्चा मत करो, उस पैसे को इन्वेस्ट करो। पेरेंट्स से भी यदि सुन रहे तो मैं कहना चाहूँगा, दिखावा में पैसा ज़्यादा मत खर्चा करिए, उल्टा आप अपने बच्चों को घर मकान दे दीजिए गिफ्ट में, वो नाम आपका ज़्यादा लेंगे। तो ईएमआई में भी लेना है तो पहला घर खरीदिए, पर रहने के लिए नहीं। मान लीजिए आपने एक 3 BHK खरीदा। मेरा एक भतीजा था, वो बेंगलोर में एक बैंक में काम करता था, उसकी 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए के आसपास सैलरी था महीने की। तो उसने एक 3 BHK घर ले लिया, उसमें उसको करीब 50,000 रुपये ईएमआई लगना शुरू हो गया। अब वो परेशान, साथ मैक्सिमम पैसा ईएमआई में, फिर उसकी वाइफ थोड़ी सी कोई तकलीफ हुआ तो उसमें बहुत पैसा खर्चा जाना शुरू हो गया। परेशान एक दिन मुझे फ़ोन कर रहा है, उसको मालूम था मैं रियल एस्टेट में लोगों को एडवाइस देता हूँ। तो अंकल मैं क्या करूँ? मैंने कहा कि पहले कितने के घर में रहते थे? 15,000 घर में। मैंने कहा फिर वही घर में चले जाओ। 2 BHK छोटा सा था, तो वो और अपना घर कितना में रेंट पे जाएगा? बोला 35,000 में। हमने कहा रेंट पे उससे चढ़ा दो, तब भी तुम 20,000 प्रॉफिट हर महीना कमा रहे हो। अभी जो 45,000 का ईएमआई या 50,000 का था, अब तुम्हारा ईएमआई कितना का जा रहा है? 20,000 तुमको उस रेंट में से जा रहा है, तुम सेव कर रहे हो। अभी तुम्हारे पास रोज़ गेस्ट भी नहीं बेंगलोर में आ रहा है, ना कोई मेहमान है, ना अभी इतना बड़ा फैमिली है। 3 BHK की क्या ज़रूरत है? तो छोटे 1 BHK में चले जाओ। ये सब माइंडसेट के ऊपर है सर। मैंने एक चीज़ देखी है, लोग ना, अगर हमारे इंडिया में ना हर चीज़ इमोशनल होके करते हैं, ईगो में करने लग जाते हैं, दिखाने के लिए करने लग जाते हैं। अगर दिमाग से काम किया जाए ना, तो हर चीज़ में आप पैसा कमा सकते हो और हर चीज़ में पैसा बचा सकते हो। असली वेल्थ क्रिएट करिए, ठीक है? मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, इमोशनल होना है, घर लेना है, बड़ा गाड़ी लेना है, मर्सिडीज़ लेना है, पहले वेल्दी हो जाओ। ऐसा नहीं कि वो मर्सिडीज़ को ईएमआई देने के पैसे ना हो। वो घर जिसमें आप रह रहे हो ईएमआई, कल को जॉब किसी तरह से चला जाए, कोविड ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप घर का ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो, और नौकरी कल को छोड़ नहीं पा रहे हो, क्यों? कि आपको चिंता ईएमआई की। तो ऐसा नहीं करना है। लाइफस्टाइल बढ़ाना बुरा नहीं है, लेकिन समय पहले इन्वेस्टमेंट करो, पहले फाइनेंशियल फ्रीडम करो। मैं तो कहता हूँ 10 साल बहुत होता है। हमें हमारे स्कूल में एक्चुअल में यह लर्निंग मिलना चाहिए कि कैसे सेव करें और कैसे इन्वेस्ट करें। मैं खुद ही पहले स्पेंडर कैटेगरी का था, मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ठीक है, और पैसे बचते ही नहीं थे। फिर हमने सीखा, समझा और सेव करना शुरू किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ा। रियल वेल्थ तो यह है ना कि आपके पास बैक ऑफ द माइंड में कितना है। पहले मुझे ये लगता था, हम जब अध्यात्म में जुड़े तो हमारे गुरुजी एक सवाल पूछते थे, अच्छा आज यदि बुलाहट आ जाए ऊपर से जाने के लिए तैयार हो? तो मैं सहम जाता था, नहीं अभी तो बच्चे छोटे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इतना लोन है, इतना ईएमआई है, वाइफ का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। अब मैं कहता हूँ हाँ मैं तैयार हूँ। क्यों? मुझे अब डर नहीं है, मेरे पीछे क्या होगा। ठीक है, इंसान की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन इतना हमने वेल्थ बना लिया कि उनको अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो रोड पे नहीं आएंगे। तो वेल्थ क्रिएट करिए। मैं आज भी आपको बताऊं, पहला बार तो मैं खरीदा रांची में, मुझे आज रहते हुए 12 साल हो गया, आज भी मैं किराए के घर पे रहता हूँ। तो क्या बुरा है यार, कौन पूछता है? आप अपने शहर के अच्छे सोसाइटी में ले लो पैसा, क्योंकि जो फ्लैट में मैं रहता हूँ उसकी कीमत 1,25,00,000 रुपए है, और मैं 25,000 रुपये रेंट देता हूँ। 1,25,00,000 रुपये मैं प्रॉपर्टी में काम करता हूँ, ज़मीन में लगाता हूँ, तो एवरेज रिटर्न 20% लेके आता हूँ। तो कितना हुआ? 25 लाख रुपए साल का बना रहा हूँ, यहाँ 3 लाख रुपए से रेंट दे रहा हूँ। तो बुद्धिमानी क्या चीज़ का है? क्या बात है सर, ठीक है। तो पहले हमने फर्स्ट फेज में, पहले दौर में हमने पहले रहने के लिए घर खरीदा। मैं आज भी किराए में रह रहा हूँ। हाँ, ऑफिस हमने खरीदा क्योंकि हमें ऑफिस एक फिक्स जगह पे चाहिए था, तो ऑफिस हमने खरीद लिया। लेकिन रहने पे और बाकी चीज़ों पे आप ऐसे वेस्ट मत करो, वेल्थ बनाओ ना। मुझे तो आज कोई नहीं पूछता, मैं आज एक फ्लैट बना रहा हूँ, 1-2 करोड़ रुपए की, 1.25 करोड़ से तो शुरू ही हो रहा। तो इस चीज़ से क्या सीखने को मिल रहा है कि अमीर दिखने में नहीं, अमीर बनने में काम करो। आपको अमीर बनना है, दिखना नहीं है। सर जैसे आप रियल एस्टेट कोच हो, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिनको सीखना है कि रियल एस्टेट में पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बेचा जाए किसी भी प्रॉपर्टी को, तो वो कैसे बेच सकते हैं, आपसे कैसे कनेक्ट करें? वो वरुण जी, ऐसा है कि मैंने एक क्लब बनाया है जो इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट क्लब, उसका नाम है प्रोफेशनल रियल एस्टेट क्लब, जिसको प्रेक कहते हैं। देश भर से हज़ारों लोग हमारे इस क्लब के मेंबर्स हैं।
एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करते हैं और हर महीना उसमें मैं भी सिखाता हूँ। तो उसमें कोई भी ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन इवेंट भी होता है, तो आकर के लोग सीख सकते हैं। आपसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है, राइट? तो मैं एक फॉर्म हम नीचे डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म है, ठीक है? उस फॉर्म को फिल करके आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, फिर सर की टीम आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर लेगी। तो सर बहुत अच्छा लगा, इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और आई होप हमारी जो ऑडियंस है वो इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीख के जा रही होगी। और ये पॉडकास्ट सिर्फ डेवलपर्स ब्रोकर्स के लिए नहीं था, ये पॉडकास्ट एक बायर के लिए भी था जो अपनी प्रॉपर्टी में, जो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसके पास पैसा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको लगानी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने चाहिए। तो ये पॉडकास्ट से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक। और सर आपकी तरफ से कोई भी एक प्रो टिप हमारी ऑडियंस के लिए। जी, मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए यदि आप पैसा कमा रहे हैं तो, क्योंकि सबसे वैल्यूबल, सबसे सेफ प्रॉपर्टी है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि अभी आने वाले समय में क्या होगा। बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे देश में पैसा बहुत होने वाला है। दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है। लोगों को याद रखिएगा, पैसा आता है तो पैसा लोग प्रॉपर्टी में लगाते हैं। 2030 तक 1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री होने जा रहा है, 90 लाख करोड़ का। तो पैसा है तो खरीदिए, नहीं है तो बेचिए। बिजनेस करना है तो डेवलपर बनिए, और ज़्यादा पैसा है तो इन्वेस्टर बनिए, फाइनेंस करिए किसी प्रोजेक्ट में। यही मेरा प्रो टिप है। यही 4 रास्ते हैं, कहीं से भी शुरू करिए, अफसोस ना करना पड़े, क्योंकि मैं लोगों को अफसोस करते देखा। 2 अफसोस सबसे ज़्यादा लोगों को होता है, अरे इतनी सस्ती मिल रही थी प्रॉपर्टी, हाँ। हमने नहीं लिया। दूसरा अफसोस हमने देखा है कि लोगों को, मेरे पास था हमने बेच दिया। आपको अफसोस ना करना पड़े, अभी भी मौका गया नहीं। सर एक बार हमारी ऑडियंस को ये बता दीजिए कि आपसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं वो। सभी सोशल मीडिया में मैं हूँ, ठीक है। आचार्य अमरीश झा ये मेरा नाम है, आप सर्च करिएगा तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह, और सीख सकते हैं। और हमें भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। हमारा भी नाम है वरुण तिवारी, तो आप कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट की BTS भी हम वहाँ पे डालते हैं, और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाले, आगे जितने भी हम पॉडकास्ट करने वाले हैं उसकी अपडेट्स भी रहती हैं वहाँ पे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीते रहो अपने जिंदगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।